हेलो एवरीवन, दिस इज अभिषेक सिंह। और जैसा कि हम लोग केमिकल बॉन्डिंग में पढ़ रहे थे, केमिकल बॉन्डिंग देख रहे थे, और पिछले क्लास में हम लोग लास्टली क्या जाने थे कि क्या क्या सा कंडीशन होता है आपका किसी भी आयनिक बॉन्ड बनते समय, यानी कि फेवरेबल कंडीशन क्या क्या होगा आपका आयनिक बॉन्ड बनने के लिए, स्टेबल सिस्टम के लिए। तो हम लोग क्या पढ़े थे कि सबसे ज्यादा फेवरेबल कंडीशन क्या होगा आपका, यस, आयोनाइजेशन एनर्जी जो होना चाहिए वो सबसे एकदम लो होना चाहिए। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या देखे थे, यानी कि उसका वैल्यू जो होना चाहिए आयोनाइजेशन एनर्जी का वो एकदम कम होना चाहिए, क्योंकि अपने को क्या चाहिए, जितना सिस्टम स्टेबल हो। सिस्टम स्टेबल कब होगा, जब हीट एनर्जी जो है वो बाहर निकलेगा तब। तो जो हम आयोनाइजेशन एनर्जी होता है उसमें हम लोग क्या देते हैं, हीट देते हैं। तो जितना कम से कम अपने को, यानी कम से कम एनर्जी देना पड़े, वो चीज है आयोनाइजेशन एनर्जी लो। लेकिन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या हम बोले थे, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी क्या होना चाहिए, ज्यादा से ज्यादा होना चाहिए, क्योंकि डेल EgH जो हम लोग है वो क्या लेकर के चलते हैं, नेगेटिव। जितना ज्यादा नेगेटिव हो उतना ज्यादा, इसका मतलब क्या होगा, आपका हीट रिलीज हो रहा है, एनर्जी जो है रिलीज हो रहा है, सिस्टम को स्टेबिलिटी मिलेगी। तो दूसरा पॉइंट क्या होगा, डेल EgH क्या होना चाहिए, हाई होना चाहिए। और तीसरा जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो फैक्टर है, ठीक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट जो कंडीशन है, फेवरेबल कंडीशन है, वो क्या होगा आपका, यस, वो होगा आपका लैटिस एनर्जी। ठीक है, लैटिस एनर्जी यानी कि जो दो गैसियस फॉर्म में जो रहते हैं उनका सॉलिड फॉर्म में आना, एक लैटिस का निर्माण करना, एक सॉलिड फॉर्म का निर्माण करना, उसी को हम लोग क्या, और उससे जो एनर्जी निकलेगा, ठीक है, दैट एनर्जी इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। और वो किस फॉर्म में है, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। ठीक है, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन दो टर्म समझाए थे लैटिस एनर्जी का, इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन एंड इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन में क्या बताए थे, जितना एनर्जी जो है, ठीक है, वो रिलीज होगा 1 मोल। ठीक है, 1 मोल यदि हम गैसेस आयन ले रहे हैं और वो किस में कन्वर्ट हो रहा है, सॉलिड में कन्वर्ट हो रहा है, तो उसमें जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज होगा दैट इज व्हाट, लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि लैटिस का एक तरह से फॉर्म हुआ, सॉलिड NaCl क्रिस्टल का फॉर्मेशन हुआ, सॉलिड फॉर्म हुआ। लेकिन यदि वो सॉलिड फॉर्म से अपने को फिर से वो आयंस के फॉर्म में अपने को लाना होगा, गैसियस के फॉर्म में, तो अपने को क्या करना पड़ेगा, उसके लैटिस को ब्रेक करना पड़ेगा, उनके बॉन्ड एनर्जी को, उनके बॉन्ड के, उनके बीच का जो बॉन्ड होगा उनको ब्रेक करना होगा। तो उस समय जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा दैट एनर्जी इज कॉल्ड डिसोसिएट, लैटिस एनर्जी इन टर्म्स ऑफ डिसोसिएशन। इज दैट क्लियर? तो आगे हम इसको बढ़ाते हुए हम लोग किस चीज को देखे थे, लैटिस एनर्जी को देखे थे। अब हम लोग जानते हैं बेटा कि लैटिस एनर्जी किस तरीके से हम लोग फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, उसके बारे में देखते हैं। तो आइए आज का सेशन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, क्लियर है? तो हम लोग जानेंगे किसके बारे में, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। टॉपिक क्या है, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी, जिसको हम लोग LE भी कहेंगे। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। इज दैट क्लियर? क्या बोल रहे हैं हम, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। ठीक, अब इसमें सबसे पहले तो आपको ये बता दें कि ऐसा कोई भी डायरेक्ट मेथड नहीं है। ठीक है, ऐसा देयर इज नो एनी डायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, ऐसा कोई डायरेक्ट मेथड नहीं है। लेकिन हम लोग इसको एक साइकिल की मदद से समझते हैं, साइकिल की मदद से हम लोग क्या करते हैं बेटा, फाइंड आउट करते हैं, और उस साइकिल को हम लोग बॉन्ड हाइबर साइकिल कहते हैं। यानी कि डिफरेंट जो है वो हम लोग इस तरह से कहें कि पाथवे को फॉलो करते हैं, डिफरेंट स्टेप्स, यानी कि स्टेप के माध्यम से हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर फाइंड आउट होता है अपना लैटिस एनर्जी। एक कोई प्रोसेस नहीं है जिससे कि हम लोग लैटिस एनर्जी फाइंड आउट कर सकते हैं। डिफरेंट हम लोग प्रोसेस करते हैं, डिफरेंट पार्ट वाइज हम लोग जाते हैं और लैटिस एनर्जी जो है फाइंड आउट होता है। तो ये बात आपको ध्यान में रखना जरूरी है कि देयर इज नो डायरेक्ट मेथड टू डिटरमाइन लैटिस एनर्जी। ठीक है, देयर इज नो एनी मेथड टू डिटरमाइन, ठीक है, डिटरमाइन लैटिस एनर्जी, बट, ठीक है, बट इट कैन बी डिटरमाइंड बाय सेटिंग अप, ठीक है, इट कैन बी डिटरमाइंड बाय सेटिंग अप अ साइकिल is known as बॉन्ड हाइबर साइकिल। बॉन्ड
जो बॉन हेबर जो है एक साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ही इसके बारे में बताया था, ठीक है, इसलिए इसका नाम। और ये डिटरमाइन करते वक्त आपका एक साइक्लिक फॉर्म बनता है, इसलिए इसका नाम जो है वो बॉन हेबर साइकिल रखा गया था, ठीक है। अब बॉन हेबर साइकिल क्या होता है, इसको हम लोग एक क्वेश्चन के माध्यम से समझेंगे कि बॉन हेबर साइकिल क्या होता है। तो हम एक क्वेश्चन के फॉर्म में यहाँ पे लिख रहे हैं, ठीक है, क्वेश्चन के फॉर्म में लिख रहे हैं कि ड्रॉ बॉन हेबर साइकिल ऑफ NaCl। ड्रॉ, अच्छा इसको शॉर्ट फॉर्म में हम लोग BHC भी लिखेंगे, इतना बड़ा न लिख करके। ड्रॉ बॉन हेबर साइकिल, ठीक है, BHC ऑफ NaCl, ठीक है, इसका आपको निकालना है, NaCl का बेटा ड्रॉ करना है बॉन हेबर साइकिल। तो बेसिकली ये क्या था, लैटिस एनर्जी, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। हम लोग लैटिस एनर्जी किस तरीके से डिटरमाइन करते हैं उसके बारे में, और वो हम लोग किसके माध्यम से निकालेंगे, बॉन हेबर साइकिल के माध्यम से निकालेंगे। तो किसका बॉन हेबर साइकिल आपको ड्रॉ करना है, NaCl का, ठीक है, यानी कि NaCl का जो क्रिस्टल बन रहा है उसमें जो लैटिस एनर्जी हो रहा है वो हम लोग देखेंगे। आई बात समझ में, वो किस तरीके से NaCl फॉर्म हो रहा है। तो बेसिकली जब NaCl फॉर्म होगा तो Na+ जो गैसियस फॉर्म रहेगा सोडियम का, वो आयन Na+ का जो आयन रहेगा गैसियस फॉर्म में वो, और Cl- आयन गैसियस फॉर्म में रहेगा वो दोनों मिलने के बाद क्या बन जाएगा आपका NaCl सॉलिड, NaCl क्रिस्टल। तो उससे जो एनर्जी निकलेगा दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी, ठीक है, आई बात समझ में। तो बेसिकली यहाँ हो क्या रहा है कि Na, हम लोग इसका पूरा रिएक्शन लिखेंगे, तो Na और वो किस में बेटा रहेगा, सॉलिड में, और प्लस, ठीक है, 1/2 Cl2, और ये किसमें, गैसियस में, और ये क्या बन जाएगा आपका NaCl सॉलिड। अब बोलोगे सर अभी तो आप गैस लिख रहे थे, फिर यहाँ मतलब कि Na को भी गैस, Cl को भी गैस, दोनों मिलकर क्या बन रहे थे, NaCl, और वो किसमें जा रहे थे, सॉलिड में जा रहे थे, ठीक है। वो हो गया बेटा लैटिस एनर्जी, यानी कि जब गैसियस आयन बन गया उसके बाद दोनों मिलने के बाद जो एनर्जी बाहर निकला दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी। क्लियर है, समझ में आ रहा। लेकिन ये जो बॉन हेबर साइकिल जो होता है उसमें जो हम Na और Cl जो लेंगे वो हम क्या लेंगे, वो उसका एलिमेंटल फॉर्म लेंगे, वो हम लोग उसका स्टैंडर्ड फॉर्म लेंगे। एलिमेंटल फॉर्म कहने का मतलब है कि नेचर में जिस अवस्था में Na पाया जाएगा, जिस अवस्था में क्लोरीन पाया जाएगा, जिस फेज में, सॉलिड में, लिक्विड में, गैसियस में, जैसे हम लोग हाइड्रोजन को किस फॉर्म में पाया जाता है, गैसियस फॉर्म में, ठीक है। यदि हम लोग क्लोरीन की बात करेंगे तो किस फॉर्म में पाया जाता है बेटा, गैसियस में, ठीक है। फ्लोरीन की बात करेंगे किस फॉर्म में जाता है, गैसियस में, ठीक है। तो वहां पे हम लोग क्या लिखे हैं, गैस, ठीक है। सोडियम किस में पाया जाता है, सॉलिड में, नेचर में, एलिमेंटल फॉर्म में, तो इसीलिए हम लोग वहां क्या लिखे हैं, सॉलिड, S, क्योंकि पहले तो मिलेगा वहीं से ना, उसके बाद फिर हम उसको गैस बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद फिर हम उसके आयंस आयोनाइजेशन एनर्जी देकर के आयंस में क्रिएट करेंगे, फिर उसके आयंस को क्या करेंगे, मिलाएंगे, और फिर उसके बाद जो एनर्जी बाहर निकलेगा दैट इज कॉल्ड लैटिस एनर्जी कहलाएगा, और ये क्या बनेगा, NaCl कहलाएगा। इज दैट क्लियर, बात समझ में आ रहा है मेरा। यानी कि एक प्रोसेस से जाएंगे तो हम क्या बोले कि यहाँ पे अपने को वो लेना पड़ेगा जो एलिमेंटल फॉर्म में नेचर में एग्जिस्ट करते हैं। अब यहाँ पे यदि ब्रोमीन रहता तो ब्रोमीन को हम लोग क्या लिखते हैं, लिक्विड लिखते हैं, क्योंकि ब्रोमीन एक ऐसा नॉन मेटल है जो कि लिक्विड फेज में एटमोस्फेयर में अपने पाया जाता है। मतलब कि हमारे यहाँ जो एग्जिस्ट करता है ब्रोमीन, वो किसमें एग्जिस्ट करता है, लिक्विड में एग्जिस्ट करता है। इज दैट क्लियर, ठीक है, आर यू गेटिंग माय पॉइंट, समझ में आ रहा है। तो अब ठीक, अब इसमें एक चीज होता है दैट इज डेल HF, ठीक है। क्या होता है बेटा, डेल HF, एंड डेल HF को हम लोग क्या बोलते हैं, हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि डेल HF का हम लोग इस्तेमाल कहा कि ये एलिमेंटल फॉर्म में था और डायरेक्ट ये क्या बना आपका, सॉलिड। तो ये पूरा प्रोसेस जो गुजरेगा वो वाला ही क्या हो जाएगा बेटा आपका, हीट ऑफ फॉर्मेशन। यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन क्या होगा, तो जो सारे प्रोसेस से हम लोग गुजारेंगे, चाहे वो सॉलिड से गैसियस का बनाना, सब्लिमेशन एनर्जी जब हम लोग देंगे, ठीक है, साथ ही साथ जब हम लोग आयन में कन्वर्ट करेंगे, आयन एनर्जी जब हम लोग देंगे, तो वो सारे प्रोसेस है। यानी कि ये एलिमेंटल स्टेज से फाइनल प्रोडक्ट बनाने में जो पूरा एनर्जी लग रहा है सारा कुछ, यानी कि ये फाइनल प्रोडक्ट फॉर्म करने में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, डेल H, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन कहते हैं। ठीक, यहाँ पे कई सारे एनर्जी टर्म्स, कुछ नए एनर्जी टर्म्स आपके सामने आएंगे। कोई एनर्जी टर्म्स हालांकि कहाँ पे आपको इंट्रोड्यूस, कहाँ पे आपको पढ़ने को अच्छे से मिलते हैं, थर्मोकेमिस्ट्री में। यस, थर्मोकेमिस्ट्री जो है, थर्मोडायनेमिक्स जो चैप्टर है, थर्मोडायनेमिक्स एंड थर्मोकेमिस्ट्री, उसमें आपको देखने को मिलता है। लेकिन यहाँ पे अपने को क्या, उसका भी तड़का लगाना है साथ ही साथ, ठीक है।
सारा कुछ मिला करके हम लोग पढ़ेंगे, क्योंकि केमिस्ट्री क्या है, पूरा एक सब्जेक्ट है। आप यदि इसको बार बार तीनों को बांटना चाहिएगा, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, तो आप ही के लिए वो टफ जाएगा, क्योंकि वो आपको फिर 3 सब्जेक्ट में नजर आने लगेगा, एक सब्जेक्ट नहीं 3 सब्जेक्ट। लेकिन जब आप कॉन्सेप्ट को मिला करके जब चलेंगे, सारे चैप्टर्स को आप मतलब कि सारे चैप्टर्स को, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक, फिजिकल, सारे को एक साथ समझ करके चलेंगे, तब आपके लिए ज्यादा बेहतर होगा। इज दैट क्लियर? और ज्यादा जो है वो आपके लिए आसान होगा, ठीक है, क्योंकि आपको केमिस्ट्री पढ़ना है, केमिस्ट्री मार्क्स लाने हैं, फिजिकल, ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक में वैसे करके आप इसको बांटिएगा बहुत ज्यादा, तो फिर आपको परेशानी होगा, ठीक। तो यहाँ पे क्या होगा बेटा, डेल एच एफ, तो कुछ यहाँ पे जो है वो एनर्जी टर्म्स भी इंक्लूड होगा। हम तो बनाएंगे इसको, लेकिन साथ ही साथ हम कुछ एनर्जी टर्म्स को भी इंक्लूड करते चलते हैं, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, हीट ऑफ फॉर्मेशन, या फिर हम इसको क्या बोलेंगे, तो हम यहाँ पे लिखते हैं एनर्जी टर्म्स जो है पहला अपने पास कौन आया, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, तो इसको भी हम बताते चलेंगे डेल एच एफ, ठीक है। तो डेल एच एफ बेटा क्या होता है, डेल एच एफ क्या होता है, तो एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ, when 1 mole of a substance is formed, is formed from its constituent elements, ठीक है, which should be in their, ठीक है, प्योर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म, क्या बोला बेटा, प्योर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। एंथैल्पी चेंज यानी कि एनर्जी में चेंज आएगा, कितना हम लोग लेंगे सब्सटेंस को, कितना लेंगे, 1 मोल, ठीक है, 1 मोल लेंगे बेटा। ये जो है यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन है, हम पहले ही बोले कहाँ हम लोग डील करने वाले हैं, यस, थर्मोकेमिस्ट्री में, ठीक। और थर्मोकेमिस्ट्री यदि आप पढ़िएगा तो ये जो अभी हम लोग देखने जा रहे हैं कुछ जो एनर्जी जो टर्म्स है, वो क्या है बेटा, आपके एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी माने जाते हैं। एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी अकॉर्डिंग टू थर्मोकेमिस्ट्री हम बात कर रहे हैं। चीजें सुन लेने में क्या बुराई है, कुछ बुराई नहीं है। तो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी होती है, और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी किस पे डिपेंड करता है बेटा, मास पे डिपेंड करता है। इज दैट क्लियर? किस पे डिपेंड करेगा, मास पर। तो आईयूपीएससी ने कहा है कि इनको हम लोग जो भी ये एनर्जी टर्म्स है, इनको हम लोग किसमें मेजर करेंगे, 1 मोल, यानी कि कम से कम कितने के लिए हम लोग बात करेंगे, 1 मोल के लिए। और 1 मोल तो आपको पता कितना होता है, 6.023 into 10⁻23 पार्टिकल्स। इज दैट क्लियर? समझ में आया? दूसरी बात, आप इसको ऐसा नहीं कि 5 मोल ले लेंगे, 50 मोल ले लेंगे, मेरा लकी नंबर तो 5,03,586.53 ऐसा करके है, तो वो नहीं ले सकते, ठीक है। आईयूपीएससी ने इसलिए फिक्स किया है कि 1 मोल के लिए हम बात करेंगे, 1 मोल सब्सटेंस के लिए बात करेंगे। तो क्या बोला है, एंथैल्पी चेंज होगा, यानी चेंज इन हीट होगा। कब 1 मोल सब्सटेंस यदि फॉर्म होता है, फ्रॉम इट्स कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट इट शुड बी देयर इन प्योर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। कहने का मतलब है वही जो हम आपको यहाँ पे समझा चुके हैं कि सोडियम यहाँ बन क्या रहा है, NaCl। तो NaCl बनना कहाँ से चाहिए, चेंज इन, जो हम लोग एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन कर रहे हैं, डेल HF कर रहे हैं, उसका मतलब क्या कि जो एनर्जी में जो चेंज आएगा, यहाँ से जो यहाँ पे वो बन रहा है, तो चेंज इन एनर्जी आएगा, ठीक है, सब्सटेंस में। उसमें जो ये एलिमेंट्स जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल जो आपका पार्टिसिपेट करेंगे, वो आपका एलिमेंटल फॉर्म और प्योर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म में होने चाहिए, ठीक है। एलिमेंटल फॉर्म समझ में आया, यानी कि Na जो है वो यदि सॉलिड में फॉर्म में होता है नेचर में, तो सॉलिड फॉर्म में ही लिखेंगे। गैसियस यदि क्लोरीन या फिर कोई और गैसियस फॉर्म में है, तो उसको हम लोग गैसियस फॉर्म में ही लिखेंगे। यही बात समझ में क्लियर है? और प्योर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब कि वो जिस अवस्था में मोस्ट एविडेंट पाया जाता है, उसको भी हम समझाते हैं, ठीक है। तो ये बेटा क्या हो गया आपका, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। और एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन जैसे हम मान लेते हैं एग्जांपल के तौर पे सी ग्रेफाइट, ठीक है। जैसे अपने को कार्बन डाइऑक्साइड बनाना है, ठीक है, तो कार्बन डाइऑक्साइड O2 और ये क्या बन जाएगा, CO2,
ठीक है, क्या बन जाएगा आपका CO2। समझ में आया, ये भी गैस और ये भी क्या हो जाएगा बेटा गैस, और यहाँ इसमें क्या होगा डेल HF हीट ऑफ फॉर्मेशन। तो कार्बन डाइऑक्साइड यदि अपने को बनाना है गैसियस तो हम क्या करेंगे, कोई भी कार्बन को, ठीक है, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में यदि हम बर्न करेंगे तो क्या बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगा। मीथेन को यदि हम बर्न कर देंगे तो क्या बन जाएगा, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में कार्बन डाइऑक्साइड। इवन कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड को यदि हम बर्न करते हैं किसके प्रेजेंस में, यस किसके प्रेजेंस में, ऑक्सीजन के प्रेजेंस में, तो क्या अपने को बनता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। इवन कोई भी यदि हम हाइड्रोजन कार्बोनेट को ले लें, उसको भी यदि हम क्या करें, ट्रीट करें, तो वो भी क्या देता है बेटा आपको, कार्बन डाइऑक्साइड देगा। कुछ कार्बोनेट भी, कुछ एक्सेप्शन है, लेकिन कुछ कार्बोनेट को भी पीरियोडिक टेबल में पढ़ाए हैं, कुछ कार्बोनेट को भी यदि हम लोग ट्रीट करें तो वो भी क्या देता है बेटा, मतलब कुछ एक्सेप्शन छोड़ करके बाकी सारे जो है वो कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं। इज दैट क्लियर। तो कहने का मतलब ये है कि कार्बन डाइऑक्साइड हम एक ये तरीका से भी बना सकते हैं, ग्रेफाइट को भी हम ऑक्सीजन के प्रेजेंस में बर्न करके हम क्या कर सकते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड बना सकते हैं। और साथ ही साथ यदि हम कार्बन, ठीक है, और यहाँ क्या ले लें, डायमंड, डायमंड ले लें, और इसको भी यदि हम O2 के साथ ट्रीट करें, डेल HF, ठीक है, ट्रीट करें, तो ये बेटा आपको क्या बनाएगा, CO2 ही बनाता है, वो भी गैसियस। ठीक है, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इसमें कौन सा डेल HF जो होगा वो करेक्ट होगा, कौन सा डेल HF कहलाएगा, हीट ऑफ फॉर्मेशन कौन सा कहलाएगा, प्योर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म। कहने का मतलब एलिमेंटल फॉर्म तो समझ में आ गया, सॉलिड है, गैसियस है, उसमें। अब एलिमेंटल फॉर्म, प्योर एंड स्टैंडर्ड फॉर्म कहने का मतलब है कि कौन ज्यादा जो है, एक तरह से आप समझ सकते हैं एब्यूडेंट मात्रा में नेचर में है, कौन हमारे किफायत पड़ेगा। ठीक है, एक तरह से ऐसे आप समझ सकते हैं, कौन ज्यादा जो है वो प्योर फॉर्म में, सॉरी प्योर फॉर्म में नहीं, कौन मोस्ट एब्यूडेंट हमारे नेचर में मौजूद है, कौन ज्यादा मात्रा में हमारे नेचर में मौजूद है, उसको लेकर के चलते हैं। और साथ ही साथ कौन ज्यादा स्टेबल है। क्लियर है। तो यदि ग्रेफाइट से बन रहा है, डायमंड से बन रहा है और कार्बन डाइऑक्साइड, तो आप किससे बनाओगे, किससे बनाओगे, जाहिर सी बात है ग्रेफाइट से। आपके पास यदि डायमंड है और आप डायमंड से यदि कार्बन डाइऑक्साइड बना रहे हो, फिर वो डायमंड लेके आप मेरे पास आ जाओ, हम वो उसके बदले हम आपको क्या दे देंगे, कार्बन डाइऑक्साइड दे देंगे। ठीक है, बात समझ में आ रही है हम क्या बोल रहे हैं। यानी कि हम लोग जो है, हमारे लिए जो डेल HF जो होगा वो करेक्ट कौन कहलाएगा, ग्रेफाइट वाला, ना कि डायमंड वाला। ठीक है, एफिशिएंट भी तो होना चाहिए, कौन सा कहलाएगा, ग्रेफाइट वाला, ना कि आपका डायमंड वाला। दोनों क्या है, प्योर फॉर्म में दोनों। ठीक है, एक तरह से आपका ग्रेफाइट भी और डायमंड भी, मतलब अपने कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट में। ठीक, कार्बन जिस फॉर्म में होता है, और ये वाला बेटा आपका नहीं कहलाएगा, ये जो है डेल HF गलत हो जाएगा। ठीक, हालांकि थर्मोडायनेमिकली और केसीपी जो है वो हम यहाँ पे बात नहीं करेंगे, हालांकि हम उसका भी बात कर सकते हैं, लेकिन उसको थर्मोकेमिस्ट्री के लिए छोड़ दिया जाए, इतना ज्यादा हम आपको परेशान नहीं करेंगे। ठीक है, तो क्लियर है कि क्या इनको यदि हम लोग क्या करते हैं, CO2 बनाना है कोई भी, ठीक, तो अपने एलिमेंटल फॉर्म से, ठीक है, कंस्टिट्यूएंट एलिमेंट से, जो कि प्योर होना चाहिए, स्टैंडर्ड होना चाहिए, वहां से जब किसमें आ जाए, एंथैल्पी चेंज मिले, यानी कि हीट ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि एनर्जी रिलीज करके जो एक फॉर्म रिएक्शन होने के बाद जो कंपाउंड बनेगा, उसी को हम लोग क्या बोल देते हैं, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, यानी कि जो चेंज इन हीट आ रहा है, दैट इज कॉल्ड क्या हो जाएगा आपका, डेल HF। तो यहाँ पे क्लियर हुआ पहला टर्म जो था। अब दूसरा ये वाला टर्म तो हो गया। अब जैसे कि हम लोग क्या करेंगे कि सबसे पहले Na सॉलिड है, तो सॉलिड में बॉन्ड हाइपर साइकिल कर रहे हैं हम लोग, पहला ये टर्म आया, उसको पूरा समझा दिया हम क्या होता है। अब यहाँ पे क्या हो गया बेटा, Na, तो Na को हम लोग क्या कर रहे हैं, ये सॉलिड में, सॉलिड से किस में ले जाएंगे, गैसियस, तो गैसियस में ले जाने के लिए क्या हम लोग देंगे, सब्लिमेशन एनर्जी, और सब्लिमेशन एनर्जी देंगे यानी कि इसको सबलाइन करेंगे, और सब्लिमेशन एनर्जी देंगे तो ये किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, Na और गैसियस में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, Na और गैसियस में। ठीक है, तो और ये क्लोरीन, क्लोरीन को भी अपने को क्या देना पड़ेगा, सब्लिमेशन एनर्जी देना पड़ेगा, नहीं, क्यों, क्योंकि ये पहले से ही गैसियस फॉर्म में है। इज दैट क्लियर, पहले से ही गैसियस फॉर्म में। तो यहाँ पे दूसरा वाला जो आपके पास एनर्जी टर्म आ गया, दूसरा वाला वो बेटा क्या आ गया आपके लिए, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ठीक है, और एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन को हम लोग डेल HSUB के नाम से हम लोग जानते हैं, एंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। ये क्या आपको बोल रहा है बेटा, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस, ठीक है, एंथैल्पी चेंज व्हेन 1 मोल ऑफ सब्सटेंस
ठीक है, इन सॉलिड फॉर्म is converted into gaseous फॉर्म। ठीक है, सॉलिड से 1 मोल सॉलिड सब्सटेंस को गैसियस सॉलिड से गैसेस में बदलने में जितना इंथैल्पी लगेगा, जितना हीट एनर्जी लगेगा, ठीक है, चेंज इन जो इंथैल्पी आएगा उसी को हम लोग क्या बोलेंगे, सब्लिमेशन एनर्जी। यानी कि ए कोई है सॉलिड में, उसको अपने को डेल एच एस यू बी दिए, एनर्जी दिया, और वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा आपका, ए गैसियस में। इज दैट क्लियर? इसी को क्या बोलेंगे हम लोग, सब्लिमेशन, यानी कि इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन। तीसरा, ठीक है, तीसरा आएगा, लेकिन उससे पहले अपने को यहाँ पे क्या देखना पड़ेगा कि अब ये तो Cl2 है, कितना मतलब कि Cl और Cl है, तो Cl और Cl को बॉन्ड को भी तो तोड़ना पड़ेगा, तभी तो क्या बनेगा, Cl गैसियस। अपने को क्या चाहिए बेटा, केवल Cl, क्योंकि यहाँ बन क्या रहा है, NaCl। Cl कितना है, 1, इसीलिए हम लोग क्या लिया, हाफ Cl2 लिए, यानी Cl2 में क्या हो गया, 2 क्लोरीन, और हाफ लेंगे तो वो क्या हो जाएगा, 1 Cl। क्लियर है? इसलिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, हाफ Cl। NaCl था, दोनों 1-1, तो Na 1 लिए, और Cl चूंकि Cl2 में पाया जाता है, इसीलिए हम हाफ Cl2 कर दिए हैं। ठीक है, तो Cl2 के बॉन्ड, यानी कि Cl के बॉन्ड को तोड़ने के लिए एनर्जी लगेगा। जैसे ये Cl2 का मतलब क्या हो गया, Cl और ये Cl, तो इसके बीच को बॉन्ड को तोड़ना पड़ेगा, और उस बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगता है, दैट इज कॉल्ड, वो क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी। तो तीसरा जो यहाँ पे टर्म आ रहा है, उसको हम लोग क्या कहेंगे बेटा, बॉन्ड इंथैल्पी, बॉन्ड इंथैल्पी या फिर बॉन्ड एनर्जी। ठीक, और इसको हम लोग बी से रिप्रेजेंट करेंगे, होगा क्या कि इंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट, ठीक है, इंथैल्पी रिक्वायर्ड टू डिसोसिएट 1 मोल ऑफ बॉन्ड। ठीक है, 1 मोल उस सब्सटेंस के बॉन्ड को तोड़ने में जितना अमाउंट ऑफ एनर्जी लगेगा, जितना इंथैल्पी लगेगा, उसको उसी को हम लोग क्या बोलेंगे बेटा, बॉन्ड इंथैल्पी के नाम से जानते हैं। जैसे कि ये Cl2 गैस में था, ठीक है, यानी कि ये Cl और ये Cl, और इसको जो तोड़ने में हीट ऑफ एनर्जी लगेगा, ठीक है, जिससे क्या हो जाएगा, ये Cl गैस और साथ ही साथ Cl गैस में कन्वर्ट हो जाएगा, एंड दैट एनर्जी इज कॉल्ड बॉन्ड एनर्जी। तो यहाँ पे भी क्या है बेटा, Cl2 है, ठीक है, कितना Cl2 है, हाफ Cl2। तो Cl2 को तोड़ने में क्या लगता है, कुछ बॉन्ड एनर्जी लगता है, लेकिन कितना है, ये हाफ है, तो क्या कर देंगे, B/2, जिससे वो किस में कन्वर्ट हो गया बेटा, Cl में कन्वर्ट हो गया, Cl गैस में। और उसके बाद जब गैस में कन्वर्ट हो जाएगा तो हम लोग क्या देंगे, आयोनाइजेशन एनर्जी, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा Na+ गैसियस में, और इसको भी हम लोग देंगे बेटा आयोनाइजेशन एनर्जी, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा Cl- गैसियस में। इज दैट क्लियर? अब ये किस में हो गया, Na+ में, ये हो गया Cl- में, तो दोनों को एडअप करने के बाद अपने को, ठीक है, अब दोनों गैसियस में आ गए। अब दोनों जब ज्वाइन होंगे और फिर सॉलिड फॉर्म में जाएंगे, तो यही वाला को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस एनर्जी। तो इसको क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस वाले को क्या बोलेंगे, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड। इज दैट क्लियर? ये क्या कहलाएगा बेटा, लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl सॉलिड। और यदि हम बात करेंगे कि ये जो NaCl सॉलिड जो हो रहा है, ठीक है, NaCl जो सॉलिड हो रहा है, उसमें जो टोटल एनर्जी है वो क्या होना चाहिए आपका, निगेटिव, यानी कि एक तरह से आपका एनर्जी रिलीज होना चाहिए। जितना अमाउंट में रिलीज होगा उतना ही ज्यादा ये क्रिस्टल मजबूत बनेगा, उतना ही ज्यादा ये ज्यादा स्टेबल जो है वो कंपाउंड कहलाएगा। तो यदि हम बात देखें ये पूरा जो कहलाएगा, अब देख रहे हैं ये एक साइकिल के फॉर्म में है और एक साइकिल के फॉर्म में है, और बॉन हैबर नाम के साइंटिस्ट थे, इसीलिए इसको क्या बोला गया, बॉन हैबर साइकिल कहा गया। इज दैट क्लियर? और 3 एनर्जी टर्म इसमें आपके लिए और आए, इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, ये पूरा एलिमेंटल फॉर्म से कहा गया आपका यहाँ पे, इंथैल्पी ऑफ सब्लिमेशन यानी कि सब्लिमेशन एनर्जी जो है, और साथ ही साथ बॉन्ड इंथैल्पी यानी कि बॉन्ड को तोड़ने में जो एनर्जी लगेगा, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड एंथैल्पी, 1 मोल, ध्यान में रखना है। और जो गैसियस फॉर्म में आ गए तो ये दोनों जुड़े, और जुड़ने के बाद जो सॉलिड फॉर्म में ये कन्वर्ट हुए, उसी को क्या बोलते हैं, यानी कि एक लैटिस का निर्माण किया, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा, लैटिस एनर्जी के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यदि हम थोड़ा सा इसमें एनर्जी की बात करें कि किस प्रोसेस में एनर्जी निकल रहा है, किस प्रोसेस में एनर्जी जो है वो एब्जॉर्ब हो रहा है, ठीक है, किस प्रोसेस में। अच्छा, और ये वाला कौन सा फॉर्म है बेटा, आइसोलेटेड गैसियस आयन, ठीक है, आइसोलेटेड, ये पढ़ाए थे ना,
कि जो आपका लैटिस एनर्जी होगा वो आइसोलेटेड गैसेस आयन का कॉम्बिनेशन और फिर सॉलिड में बदलना। आइसोलेटेड गैसियस आयन है, ये क्या है? आइसोलेटेड गैसियस आयन। ठीक, आ रहा बात समझ में? अब यदि हम थोड़ा सा बात करें कि सब्लिमेशन एनर्जी सॉलिड्स आपको किसमें ले आना है? गैसियस में। हीट अपने को देना पड़ेगा, तभी सॉलिड से किसमें आएगा? गैसियस में। इज दैट क्लियर? तो हीट देना है तो क्या लिखेंगे इसको? एक्सो। क्या लिखेंगे? एक्सो। एक्सोथर्मिक है ना, और क्या हीट दे रहे हैं, यानी कि एक तरह से ये क्या है बेटा? पॉजिटिव है। आयोनाइजेशन एनर्जी भी है, फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी है। सोडियम है तो वो क्या हो जाएगा बेटा? वो भी एक्सो होगा। सॉरी, एंडो ना, एक्सो हम क्यों लिख रहे हैं? सब्लिमेशन एनर्जी एंडो, एंडो, ये भी क्या होगा? एंडो। ठीक है, यानी कि क्या हो जाएगा बेटा आपका? पॉजिटिव। उसके बाद यहां से बॉन्ड एनर्जी भी क्या होगा आपका? एंडो। ठीक है, यानी कि पॉजिटिव। और आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा बेटा? यस, एक्सो। हीट बाहर निकलेगा, यानी कि निगेटिव वाला। और ये दोनों जो मिलेंगे, ये दोनों मिलने के बाद ये यानी कि लैटिस एनर्जी क्या होता है बेटा? एक्सो, और वो क्या होगा बेटा? निगेटिव। इज दैट क्लियर? तो हम ये भी समझा दिए आपको कि पूरे प्रोसेस में कौन सा स्टेप जो है वो एंडो हो रहा है और कौन सा प्रोसेस जो है वो एक्सो हो रहा है। अब यदि हम थोड़ा और आगे बढ़े, ठीक है, ठीक। अब यहाँ पे जो है एक रूल और लगता है। ठीक है, एक रूल लगता है, एक लॉ लगता है इस पूरे मतलब इस सिस्टम को समझने के लिए, और वो जो लॉ है उसको हम लोग हेस लॉ कहते हैं। नाम क्या है? हेस लॉ इसमें लगता है। ठीक है, हेस लॉ क्या बोलता है बेटा? कि वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक्स प्लेस इन अ, ठीक है, वेदर अ केमिकल रिएक्शन, ठीक है, टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, ठीक है, इन अ सिंगल स्टेप और मोर देन वन स्टेप, और मोर देन वन स्टेप, ठीक है, मोर देन वन स्टेप, टोटल इंथैल्पी चेंज विल रिमेन सेम। टोटल एंथैल्पी चेंज रिमेन्स सेम। ठीक है, कहने का मतलब ये है इनका कि ये जो हम लोग कह रहे हैं, यानी कि एक तो हम लोग इस वाले डायरेक्शन में ले गए, डायरेक्ट जो हीट ऑफ फॉर्मेशन हम उसको कहें। इज दैट क्लियर? और यदि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन, ध्यान में रखना है इस बात को, यदि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हीट ऑफ फॉर्मेशन भी आपका क्या होगा बेटा? निगेटिव। तभी आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन होगा, तभी क्रिस्टल जो है स्टेबल बनेगा। यानी कि ये प्रोसेस आपका क्या हो जाएगा? एक्सो, और ये ऑलवेज ही एक्सो होगा यदि आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो हेस लॉ के अनुसार कि वेदर अ केमिकल रिएक्शन टेक प्लेस इन अ सिंगल स्टेप, या तो आपका सिंगल स्टेप में हम बनाएं, क्लियर है, इस NaCl को या तो हम सिंगल स्टेप में बनाएं तो उसमें जितना एनर्जी क्या हो रहा है? बाहर निकल रहा है। ठीक है, डेल HF जो हो रहा है, और ठीक है मोर देन वन स्टेप, यानी कि ये वाला मोर देन वन स्टेप जो हम लोग गए हैं बॉन्ड साइकिल्स, ठीक है, वो टोटल इंथैल्पी चेंज जो होगा वो रिमेन्स सेम होगा। यानी एक तरह से कह सकते हैं कि डेल HF इज इक्वल टू ये पूरा प्रोसेस होगा। आई बात समझ में? ये हेस लॉ के अनुसार होगा। यानी हेस लॉ के अनुसार हम लोग क्या बोल सकते हैं? अकॉर्डिंग टू हेस लॉ डेल HF इज इक्वल टू, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी प्लस आयोनाइजेशन एनर्जी प्लस, ठीक है, बॉन्ड एनर्जी प्लस, ठीक है, डेल EGH, ठीक है, डेल EGH आया ना, ठीक है, और उसके बाद बेटा लैटिस एनर्जी, ठीक है, उसके बाद क्या हो जाएगा आपका? लैटिस एनर्जी, यही कहलाएगा आपका क्या? डेल HF, ठीक है, इज दैट क्लियर? यही आपका कहलाएगा डेल HF। सारे टर्म को हम क्या कर दिए हैं? जोड़ दिए हैं, चाहे वो निगेटिव हो चाहे पॉजिटिव। और डेल HF जो है वो क्या आना चाहिए? निगेटिव। यदि आयनिक बॉन्ड का फॉर्मेशन हो रहा है तो उसको निगेटिव होना ही पड़ेगा।
ठीक है, निगेटिव होना ही पड़ेगा। यानी कि यदि हम इसके लिए डेल एच एफ लिखें, ठीक है, इसके लिए यदि हम डेल एच एफ लिखें यानी हीट ऑफ फॉर्मेशन, ठीक है, डेल एच एफ लिखें तो क्या हो जाएगा बेटा, एसी, ठीक है, एसी प्लस प्लस आईई प्लस उसके बाद क्या होगा B/2 बॉन्ड एनर्जी बाय 2, ठीक है, डिवाइडेड बाय 2 करेंगे ना, ये तो इन जनरल फॉर्म लिखे लेकिन यहां तो डिवाइडेड बाय 2 करना पड़ेगा, प्लस प्लस डेल EGH, ये क्या है बेटा आपका, ये प्रोसेस सॉरी आयोनाइजेशन एनर्जी, यहाँ गलती कर दी हम, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं है, यहाँ आयोनाइजेशन एनर्जी है, यहाँ क्या होगा डेल EGH, ठीक है, यानी कि इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, और वो क्या होगा बेटा आपका एक्सो, तो वो हम क्या लिखेंगे यहाँ पे डेल EGH, क्या लिखेंगे डेल EGH, और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा लैटिस एनर्जी ऑफ NaCl, तो ये आपका पूरा डेल HF होगा इसके रेस्पेक्ट में फॉर्मेशन ऑफ, ठीक है, NaCl के रेस्पेक्ट में। बात समझ में आई। अब दूसरा क्वेश्चन हम लोग इसी में देख लेते हैं, ठीक है, आपको थोड़ा सा कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, पूरा देखना है अपने को पूरा, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी के बारे में एक समझ में आएगा। अब दूसरा जैसे हम लिख देते हैं ड्रॉ बॉन्ड हैबर साइकिल फॉर MgO, ठीक है, ड्रॉ बॉन्ड हैबर साइकिल फॉर MgO सॉलिड, समझना है। अब M बन क्या रहा है बेटा आपका MgO, क्या सॉलिड, इज दैट क्लियर। अब ये यानी कि एक Mg है और एक ऑक्सीजन है, प्रोडक्ट में क्या एक Mg एक ऑक्सीजन, तो Mg तो बेटा ठीक है सॉलिड और सिंगल में पाया जाता है, सॉलिड में पाया जाता है, लेकिन ऑक्सीजन किस में पाया जाता है बेटा O2 में, ठीक है, और O2 क्या गैसियस, चाहिए कितना एक, है कितना दो, तो क्या कर देंगे हाफ। कॉन्सेप्ट क्लियर, ठीक क्लियर। अब यहां से हम लोग क्या करेंगे, इस सॉलिड को हम लोग क्या देंगे सब्लिमेशन एनर्जी, सब्लिमेशन एनर्जी से क्या बन जाएगा Mg गैसियस, बोलो क्लियर है, समझ में आ रहा है। अब Mg गैस को हम लोग क्या देंगे IE1, क्यों, क्योंकि जब IE1 देंगे आयोनाइजेशन एनर्जी तब ये क्या बनेगा बेटा Mg प्लस गैसियस, इज दैट क्लियर, क्या बनेगा Mg प्लस गैसियस, और ये फिर Mg प्लस गैसियस में यदि हम IE2 दें फिर से आयोनाइजेशन एनर्जी लगाएं तो क्या बन जाएगा बेटा Mg प्लस 2 गैसियस, बोलो बात समझ में आ रहा, ठीक है, ये तो बन गया है। अब ये तो गैसियस पहले में था, तो अपने को हम यहाँ क्या दे देंगे बेटा, गैसियस पहले में था तो हम लोग यहाँ पे क्या दे देंगे इसको, केवल और केवल बॉन्ड एनर्जी, ठीक है, यानी कि बॉन्ड एनर्जी लगेगा और हाफ 2, क्यों, क्योंकि ये O2 के लिए केवल बॉन्ड एनर्जी लेकिन हाफ है, इसलिए हम लोग क्या दे देंगे बेटा हाफ मोल है, इसलिए बॉन्ड एनर्जी बाय 2, जिससे क्या बन जाएगा ये आपका, जिससे बन जाएगा 2O गैसियस, क्या बन जाएगा आपका, नहीं O और गैसियस, यस, क्योंकि 2 तो खत्म, यानी कि एक ही ऑक्सीजन के लिए हम लोग कंसिडर कर रहे हैं, तो क्या बन जाएगा केवल ऑक्सीजन, इज दैट क्लियर। अब उसके बाद हम लोग क्या देंगे यहाँ पे डेल EGH, ठीक है, डेल EGH1, तो डेल EGH1 से क्या बनेगा O माइनस गैसियस, ठीक है, एक इलेक्ट्रॉन आया, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। दूसरा हम लोग देंगे डेल EGH2, तो ये क्या बन जाएगा O-2, और इसमें बेटा गैसियस में, समझ में आया। और ये दोनों आगे अपने गैसियस फॉर्म में मिलने के बाद आपका क्या बन जाएगा बेटा ये, यानी कि यहाँ पे अपने को मिलेगा लैटिस एनर्जी ऑफ MgO, इसमें सॉलिड में, इज दैट क्लियर। तो ये आपका बॉन्ड हैबर साइकिल हो रहा है किसके लिए, MgO के लिए। एक बार देखेंगे अच्छे से, इस प्रकार से हो रहा है, 1 2 हम लोग ले गए। और बात ये भी आपको ये तो पता ही होगा कि IE2 ग्रेटर होता है IE1 से। ये हम लोग कहाँ पढ़ के आए हैं, ये पढ़ के आए हैं हम लोग यस किसमें, पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में। अब आपसे हो सकता है ये भी पूछ ले, ठीक है, हो सकता है ये पूछ ले, इसमें बताओ कितने एंडोथर्मिक प्रोसेस और कितने एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। और ये बेटा, और यहाँ आपका क्या कहना है बेटा डेल HF, और ये क्या होता है बेटा निगेटिव, ये क्या होगा आपका निगेटिव, यानी कि एक्सोथर्मिक। क्लियर है। अब सब्लिमेशन एनर्जी क्या होता है, एनर्जी देते हैं, और एनर्जी देने का मतलब क्या होगा इंडो, यानी कि एक तरह से इंडो, ये क्या हो गया इंडो। आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होगा इंडो, ये वाला क्या होगा इंडो, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी क्या हो गया इंडो, ये क्या होगा एक्सो, ये क्या होगा एक्सो नहीं इंडो, क्योंकि O से O माइनस में आना क्या होगा
एक्सो, लेकिन एक्सो के उसके बाद O माइनस से O2 माइनस क्या होता है बेटा? यस, इंडो। समझ में आया? पीरियोडिक टेबल में पढ़े, इसलिए बोले पीरियोडिक टेबल पढ़ के आना, तभी समझ में आएगा। और पिछले क्लास में भी ये कहानी हम समझाए थे, एमजीओ वाला, इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। तो ये क्या हो जाएगा फिर उसके बाद ये भी, ये क्या होगा बेटा आपका? इंडो, ठीक है, एनर्जी जो है देना पड़ेगा यहाँ पे, क्लियर है। और ये आपका क्या हो रहा है बेटा? एक्सो, ठीक है, ये क्या हो रहा है आपका? एक्सो, यानी कि निगेटिव वाला बात कर रहे, यहाँ पे क्या हो रहा है? पॉजिटिव पॉजिटिव पॉजिटिव, ठीक है, ये क्या हो रहा है? पॉजिटिव निगेटिव पॉजिटिव, और वो क्या हो रहा है आपका बेटा? निगेटिव, ठीक है। यानी कि यदि हम बात करें इसका पॉजिटिव इंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस का, ठीक है, इसका बात करें एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक प्रोसेस। यदि हम क्वेश्चन आपसे पूछ दे कि एंडोथर्मिक प्रोसेस कितना है बेटा इसमें, तो कितना हो गया? 1 2 3, ठीक है, 4, और ये हो गया 5, ठीक है, ये कितना हो गया? 5, ठीक है। और यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस आपसे पूछे तो कितना हो जाएगा बेटा? 3। इज दैट क्लियर? कितना हो जाएंगे? 3। आया बात समझ में? तो ये भी पूछ सकता है कि प्लस, अच्छा किसी ने यदि ऐसा किया होगा कि यहाँ mg से डायरेक्ट mg2 बना दिया होगा, ठीक है, तो यहाँ पे ध्यान में रखना है। तो उसको यदि कोई ऐसा किया होगा कि ये वाले से, ठीक है, यानी यहां से डायरेक्ट ये बनाया होगा, तो उसके लिए हम लोग क्या लिखेंगे? IE, ठीक है। और ये IE इज इक्वल टू जो होगा वो IE1 प्लस IE, ठीक है, IE1 प्लस IE2 कहलाएगा। बात समझ में आया? क्लियर है? यानी कि कहने का मतलब ये है कि ये हेस लॉ के आधार पर हमसे क्या कर सकता है? सबका जो है वो क्या दे देगा? आपका वैल्यू दे देगा, सबका वैल्यू दे देगा, और सबका वैल्यू दे देगा और किसी एक का अननोन रखेगा और वो आपसे पूछ सकता है, ठीक है। या फिर ऐसा करे कि एक यहाँ पे जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो केवल एक का दे, IE1 का, और बाकी सबका दे दे, बोले IE2 निकाल के दे दो भाई। आ रहा बात समझ में? क्लियर हो रहा है क्या बोल रहा है? तो और डेल HF आपका दिया रहेगा, तो केवल माइनस कर देना, सबको जोड़ करके माइनस कर देंगे तो क्या निकल जाएगा? IE2 बाहर निकल जाएगा। यानी कि कोई भी एक को अननोन करके बाकी आपसे पूछ सकता है। अब उसमें भी क्या वेरिएशन आ सकता है वो हम लोग देखेंगे। पहले तो ये बॉन्ड हाइपर साइकिल कैसे बन रहा है, एक एक स्टेप वो बताएंगे। अभी उसमें भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हम आपको बताने वाले हैं। यानी कि इसके आधार पर, ठीक है, इसके आधार पर हम लोग डेल HF यदि अपने को लिखना रहे तो फिर हम लोग क्या लिखेंगे? SE, ठीक है, सब्लिमेशन एनर्जी, उसके बाद IE1 प्लस IE2, ठीक है, IE1 प्लस IE2, और प्लस क्या हो जाएगा बेटा? ये वाला हो गया बॉन्ड एनर्जी बाय 2, बॉन्ड एनर्जी बाय 2 प्लस डेल EgH1 प्लस डेल EgH2, समझ में आया? और उसके बाद प्लस लैटिस एनर्जी ऑफ MgO, ठीक है, MgO सॉलिड, ये हो जाएगा आपका डेल HF। एक तो ये हो सकता है। अब इसके आधार पर, ठीक है, और दूसरी बात कि ये O से आपको O-2 भी दे सकता है, ठीक है, यानी कि ऐसा भी आपके लिए हो सकता है, कोई लिखना चाहे तो लिख सकता है। लेकिन उस कंडीशन में जो आपका डेल EgH होगा इज इक्वल टू डेल EgH1 प्लस डेल EgH2 हो जाएगा। इज दैट क्लियर? या तो हम ऐसा लिख सकते हैं, या फिर हम चाहें तो डेल HF इज इक्वल टू SE प्लस IE, ठीक है। अब IE में आपका क्या रहेगा बेटा? IE1, ठीक है, IE में हम लोग क्या दे देंगे? यानी कि इसका मतलब क्या हो गया? IE1 प्लस IE2, ये होगा, ठीक। उसके बाद आपका बॉन्ड एनर्जी बाय 2, और उसके बाद हम लोग क्या लिख देंगे? डेल EgH, और डेल EgH का मतलब डेल EgH1 प्लस डेल EgH2, ठीक है, और साथ ही साथ लैटिस एनर्जी बाय MgO, और वो भी इसमें सॉलिड है। तो ये हम चाहें तो ये लिख सकते हैं, या फिर हम इसको लिख सकते हैं।
क्वेश्चन जो है वो आपको इस फॉर्म में भी आपसे दे सकता है या इस फॉर्म में भी, ठीक है। यहाँ पे हम लिख दिए हैं ब्रैकेट में कि आई का मतलब क्या हो गया I1 प्लस I2 और डेल VGH का मतलब क्या हो गया डेल EGH1 प्लस डेल EGH2। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा और हम लोग देख लेते हैं और एक क्वेश्चन अच्छे से देख लेते हैं। बॉन्ड हैव अ साइकिल, ठीक है, इस साइड ही हम लिखते हैं। ठीक है, क्या होगा बेटा? तो अगला जो हम लोग लिख रहे हैं वो क्वेश्चन हम लोग लिखेंगे, ड्रॉ बॉन्ड हैव अ साइकिल फॉर Al2O3। ड्रॉ बॉन्ड हैव अ साइकिल फॉर Al2O3। Al2O3 के हम लोग के लिए हम लोग बॉन्ड हैव अ साइकिल बना रहे हैं। ठीक, अब है क्या, बन क्या रहा है बेटा आपका Al2O3 और वो किसमें रहेगा बेटा? सॉलिड में। ठीक है, किसमें? सॉलिड में। तो एल्युमिनियम कितना है? 2, ऑक्सीजन कितना है? 3। तो एल्युमिनियम तो बेटा Al में ही पाया जाता है और ये रहा सॉलिड, तो 2 Al ले लिए और O3 तो हम लोग नहीं लेंगे, उसका एलिमेंटल फॉर्म कौन सा होगा? प्योर फॉर्म कौन सा होगा? O2। O3 नहीं लेना है कभी भी, क्या लेंगे हम लोग? O2। और कार्बन वाला भी जो हम लोग लिए है वो कभी भी डायमंड नहीं या कोई भी फॉर्म नहीं लेंगे, कौन सा लेंगे? ग्रेफाइट वाला फॉर्म। इज दैट क्लियर? तो यहाँ पे हम लोग जो लेंगे O2, ठीक है, और O2 को हम लोग क्या कर देंगे? 3/2 गैसियस। तो देखिए क्या हो जाएगा? 3O2 हो जाएगा। आई बात समझ में? अब हम लोग क्या करेंगे? फिर से आते हैं, साइकिल बनाते हैं। यहाँ पे क्या लगेगा? सब्लिमेशन एनर्जी। लेकिन सब्लिमेशन एनर्जी कितना? 2 टाइम्स। समझ में आया? 2 टाइम्स। क्यों? क्योंकि एल्यूमिनियम कितना है? 2। इससे पहले सोडियम 2 नहीं था, इसीलिए सब्लिमेशन एनर्जी हम 2 लिखे नहीं थे, 2Ac नहीं लिखे थे इससे पहले, और इसमें सब्लिमेशन एनर्जी लगेगा नहीं, इसलिए यहाँ पे 2Ac लिखने की जरूरत पड़ी नहीं। इज दैट क्लियर? समझ में आया? तो कितना Ac अपने को देना पड़ेगा? 2Ac, जिससे बनेगा क्या? एल्युमिनियम। 2 एल्युमिनियम जो है वो बेटा किसमें आ जाएगा? गैसियस में आ जाएगा। किसमें आ जाएगा? गैसियस में। इज दैट क्लियर? अब यहां से अपने को क्या लगेगा बेटा? 2I1 I1 तो लगता था, लेकिन अब 2 कर देंगे क्योंकि कितना एल्युमिनियम है बेटा? 2 एल्युमिनियम है। तो 2I1 से क्या बन जाएगा? 2Al प्लस, और ये गैसियस, फिर क्या हो जाएगा यहाँ पे? 2I2, ठीक है, 2I2, जिससे क्या बनेगा? 2Al प्लस 2 और ये गैसियस, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हम लोग क्या दे देंगे? 2I3, जिससे क्या बन जाएगा? 2Al प्लस 3 और ये गैसियस प्लस 3 में आ गया। आ रहा बात समझ में? आयोनाइज ये पूरा हो गया। क्लियर है? ठीक है। अब उसके बाद ऑक्सीजन के लिए, ऑक्सीजन के लिए अपने को क्या देना पड़ेगा? बॉन्ड एनर्जी। और बॉन्ड एनर्जी कितना? 3/2, जिससे ये क्या बन जाएगा बेटा? ऑक्सीजन। और ऑक्सीजन कितना एटम? 3 एटम, क्योंकि गिरना एटम है, 3 ही एटम है ना, और 2 खत्म, क्या बचेगा? केवल 3। ठीक, और ये किस में रहेगा बेटा? गैसियस में। और गैसियस से हम लोग क्या करेंगे? कितना हम लोग लगाएंगे? इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी, आयोनाइजेशन एनर्जी नहीं, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी यहां लगेगा, और वो लगेगा 3 डेल EgH1। तो 3 डेल EgH से किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? O माइनस गैसियस में 3। और उसके बाद हम लोग क्या लगा देंगे? 3 डेल EgH2, जिससे ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा? कन्वर्ट हो जाएगा O-2, ऑक्साइड में है ना, ऑक्साइड है, O-2 में कन्वर्ट होगा। और ये दोनों मिल करके, ठीक है, ये 3 है, ये दोनों मिल करके बेटा क्या बना देंगे आपका? ये, और यहाँ पे क्या होगा बेटा? लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3 सॉलिड। इज दैट क्लियर? समझ में आया? यहां भी ये चीज पूछ सकता है। इसके लिए यदि अब हम क्या आ जाए, ठीक है, इसके लिए डेल HF यदि अपने को बात करना हो तो डेल HF हम लोग कैसे लिख सकते हैं? 2 तरीके से फिर से लिख के दिखाएंगे, और यहाँ भी इंडो और एक्सो पूछ सकता है। ठीक है, तो इंडो एक्सो की यदि हम बात करें फिर से, तो ये क्या होगा बेटा? पॉजिटिव या निगेटिव, यानी इंडो है ना, ये तो हमेशा उसी की तरीके होगा। ये क्या होगा? इंडो, ठीक है, यानी कि कौन सा? पॉजिटिव, ठीक है।
इंडो, ये वाला भी क्या होगा, इंडो इंडो इंडो, ठीक है। ये क्या, इंडो, ये क्या होगा, एक्सो, ये क्या होगा, इंडो। आपको याद हो जाना चाहिए ऑप्शन का दूसरा वाला क्या होगा, इंडो, ठीक है। केवल ये वाला एक्सो, और ये क्या, एक्सो, और ये बेटा डेल एच एफ, ठीक है। ये क्या होता है बेटा, निगेटिव, क्लियर है ना। फिर से यदि हम इस तरीके से बात करें तो कितना हो जाएगा, एक पॉजिटिव यानी सॉरी एंडोथर्मिक कितना हो जाएगा, 1 2 3, ठीक है, 3 4 के बाद क्या हो जाएगा 5 और 6, ठीक है, कितना हो जाएगा 6, ये 6 और ये कितना हो जाएगा बेटा 3। इज दैट क्लियर, समझ में आया। 6 5 ही है ना, सॉरी 6 ही है ना। एक बार फिर से देख ले, ये I1, ये 1 2 3 4, ठीक है, 5 और O3 ले रहे हैं हम लोग, इसको भी क्या ले रहे हैं, इंडो, यानी 1 2 3 4 एक 5 और एक 6, यस 6 और 3 हो जाएगा, ठीक है, 6 और 3 हो जाएगा, सही है। अब उसके बाद यदि इसका अपने को क्या लिखना पड़े, डेल एच एफ लिखना पड़े, तो वो हम लोग कैसे, फिर दो तरीके से हम लोग आएंगे। ठीक है, यहां से यहां भी बन सकता है डायरेक्ट यहां, लेकिन IE1 प्लस IE2 और IE3 हो जाएगा। यहां से यहां तक बन सकता है, लेकिन वो क्या हो जाएगा, डेल EGH1 प्लस डेल EGH2। अब यहां पे डेल HF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 2SE, ठीक है, प्लस 2IE1 प्लस 2IE2 प्लस 2I, ठीक है, E3, क्लियर है, यहां तक पहुंचे। अब उधर से क्या हो जाएगा, 3/2 बॉन्ड एनर्जी और प्लस आपका क्या हो जाएगा, 3 डेल EGH1 प्लस 3 डेल EGH2 और प्लस आपका क्या हो जाएगा वहां पे, लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3, वो भी सॉलिड में। तो एक तो ये हो जाएगा, क्लियर है, एक तो ये हो जाएगा, और दूसरा हम लोग क्या लिख सकते हैं, डेल HF इज इक्वल टू 2SE प्लस, ठीक है, 2IE, ठीक है, और ये I का मतलब होगा I1 प्लस I2 प्लस I3, इज दैट क्लियर। प्लस क्या लिख सकते हैं, 3/2, ठीक है, 3/2 बॉन्ड एनर्जी और साथ ही साथ क्या हो जाएगा 3, ठीक है, डेल EGH, और डेल EGH का यह मतलब हो जाएगा डेल EGH1 प्लस डेल EGH2, इज दैट क्लियर, समझ में आ रहा है, ठीक। और इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ये वाले को ये हम 2 बाहर कर दें, अच्छा ठीक है, रहने देते हैं, 2 बाहर करके कॉमन निकाल के, और I1 प्लस I2 प्लस I3 ऐसा भी आप चाहें तो लिख सकते हैं, ठीक है। और ये 3 डेल EGH और साथ ही साथ क्या हो जाएगा बेटा, लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3, और वो भी किसमें, सॉलिड में। एक तरीका ये हो सकता है। आया बात समझ में कि किस तरीके से बॉन्ड हैबर साइकिल का इस्तेमाल किया जाता है और कैसे हम लोग इसको लिखते हैं, क्या होता है। अब इसी में क्वेश्चन और तगड़ा हम बना सकते हैं एडवांस लेवल का। एडवांस लेवल में हम लोग क्या कर सकते हैं, ठीक है, क्या कर सकते हैं, इसको लिंक कर दे यदि हम दूसरे चैप्टर से, किस चैप्टर से भाई, ठीक है, एडवांस के यदि हम क्वेश्चन बनाना चाहें, किस चैप्टर से लिंक कर फ्रेम करते हैं, किस तरीके से, आपको समझ में आएगा कि हम क्या आपको बताना चाहते हैं और क्या स्टैंडर्ड हम आपको ले जाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब एटॉमिक स्ट्रक्चर से लिंक करने के लिए आपको एटॉमिक स्ट्रक्चर की चीजें याद होनी चाहिए, ठीक है। एडवांस के क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए वो तो सारे चैप्टर्स दिमाग में होने चाहिए ना, तभी तो फिर आप भी समझ सकेंगे कि क्वेश्चन क्या पूछना चाह रहा है। ठीक है, और इतना सारा जो पूछ दे आपका, तो ये भी एक तरह से हम कह सकते हैं ये भी आपका अच्छा कॉन्सेप्ट है, ये वाला भी जो कॉन्सेप्ट है, ठीक है, क्योंकि इसमें कोई भी एक हो सकता है आपको अननोन करके जो है वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। डेल HF का वैल्यू दे देगा, I2 हो सकता है ना दे, लेकिन आयोनाइजेशन एनर्जी दे दे, ठीक है, और I2 दे दे, I3 दे दे, I1 आपसे पूछे, ऐसा भी कर सकता है, ठीक है। और सारा का आपका वैल्यू दिया हुआ रहे या पूरा दिया हुआ रहे डेल HF के साथ, और क्या पूछ ले आपका, लैटिस एनर्जी ऑफ Al2O3 आपका पूछ ले, तो ऐसे भी डिटरमाइन किया सकता है। अब हम क्या कर रहे हैं, क्वेश्चन को, ठीक है,
क्वेश्चन ये एकदम एडवांस टाइप है, ठीक है। और लिंक कर रहे हैं किससे? एटॉमिक स्ट्रक्चर से। किससे हम लिंक कर रहे हैं बेटा? एटॉमिक स्ट्रक्चर से क्वेश्चन को लिंक कर रहे हैं, ठीक है। अब आप जैसे एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े, क्या पढ़े कि इसका आपका जो हम लोग देखे कई सारे थ्योरीज देखे थे, जिसमें हम लोग क्या देखे थे? एक अपना बोर एटॉमिक मॉडल। बोर एटॉमिक मॉडल, तो बोर एटॉमिक मॉडल में हम लोग क्या पढ़े थे कि जो भी स्पीसीज होता है वो क्या होता है आपका? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होता है। बोर मॉडल किसके लिए होता है? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज के लिए होता है, याद है। तो देखिएगा किस प्रकार से हम क्वेश्चन को फ्रेम कर रहे हैं। तो जैसे कि ये Li लिथियम दिया हुआ है, और लिथियम का बेटा Z, ठीक है, Z बराबर कितना है? 3। और अकॉर्डिंग टू कैसे हम जा रहे हैं? बोर एटॉमिक मॉडल, अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल हम जा रहे हैं। दैट क्लियर? अब और अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल क्या होता है बेटा? सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, स्पीसीज होते हैं, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज होते हैं, ठीक। मतलब कि ये हो गया कि इसमें क्या रहेगा? Li+2 रहेगा। इसका मतलब क्या हो गया? और मान लेते हैं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज का मतलब क्या हो गया? Li+2, क्योंकि Z = 3 का मतलब क्या? इलेक्ट्रॉन भी 3 और प्रोटॉन भी आपका क्या रहेगा? 3 रहेगा। तो 3 इलेक्ट्रॉन तो होगा नहीं सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज में, 2 इलेक्ट्रॉन को बाहर निकाल देंगे, यानी कि अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल Li+2 हम लोग ले रहे हैं। मतलब क्वेश्चन में गिवन है Li+2, ठीक है। और Li+2 का यदि हम लोग आयोनाइजेशन एनर्जी, ये भी कहा हम लोग पढ़े हैं, आयोनाइजेशन एनर्जी भी हम लोग देखे थे किसमें? एटॉमिक स्ट्रक्चर में। आयोनाइजेशन एनर्जी किसका हम लोग लिख रहे हैं? Li+2 का, ठीक है। किसका? Li+2 का। अच्छा, इससे पहले यदि हम बात करें Li+2, तो ये किसमें कन्वर्ट होगा? आयोनाइज कर देंगे तो Li+3 में, ठीक है। Li+3 और साथ ही साथ बेटा आपका 1 इलेक्ट्रॉन। क्वेश्चन देखेंगे, ध्यान से समझेंगे। अकॉर्डिंग टू हम कैसे जा रहे हैं? बोर एटॉमिक मॉडल Li+2, ठीक है, सिंगल इलेक्ट्रॉन स्पीसीज, वो इसमें कन्वर्ट हो गया किसमें? Li+3 और साथ ही साथ 1 इलेक्ट्रॉन में। अब उसका आयोनाइजेशन एनर्जी यदि आपको फाइंड आउट करने बोले तो हम लोग कैसे फाइंड आउट करते हैं? 13.6 इंटू Z² इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम, याद आ रहा है? यही फॉर्मूला तो होता था, ठीक। अब यहाँ पे 13.6 इंटू Z कितना हो जाएगा बेटा? Z का स्क्वायर, Z3 है, 3 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम। इज दैट क्लियर? ठीक है, समझ में आ रहा है पूरा? अब ये तो हम इतना कर दिए। अब जैसे कि आपको क्वेश्चन थोड़ा था इस पर, अच्छा हम कन्वर्जन भी आपको बताए थे कि चूंकि 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू, ठीक है, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम इज इक्वल टू 96 किलो जूल पर मोल, ठीक है, और इज इक्वल टू 23 अप्रोक्सीमेटली 23 किलो कैलोरी पर मोल होता है। ये वाला भी चीज हम आपको कन्वर्जन बहुत बार बताया। अब जैसे कि आपका क्या दे दे क्वेश्चन में, क्या रहे आपका कि Li दिया हुआ है, ठीक है, Li दिया हुआ है और Li+3 और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बन रहे हैं, ठीक है, Li3 प्लस इलेक्ट्रॉन देते रहे। और इसका डेलेज जो है वो बेटा क्या है? x। ये तो वैल्यू के फॉर्म में रहेगा, हम XYZ के फॉर्म में यहाँ पे आपके सामने ले रहे हैं। ये क्वेश्चन में गिवन है, ठीक है, क्वेश्चन में ये गिवन है, इतना है, ठीक, क्लियर है, समझ में आ रहा है? और दूसरा चीज आपका क्या दे रहा है ये, उसके बाद बोल रहा है Li से, ठीक है, Li से Li प्लस बन रहा है और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन, तो इसका जो डेल H है वो क्या है बेटा आपका? Y। ये भी दिया हुआ है, क्लियर है, समझ में आया क्या बोल रहे हैं हम? अब उसके बाद क्या बोल रहा है कि Li प्लस से Li+2 और साथ ही साथ इलेक्ट्रॉन बन रहा है, उसका जो डेल H है वो बेटा आपको फाइंड आउट करना है। क्या करना? फाइंड आउट करना है, वही ये क्वेश्चन मार्क इसलिए दे दिए। अब हम इसको कंसीडर कर रहे हैं A के तौर पे कि ये जो डेल H है उसका वैल्यू क्या है? A, सपोज दैट, ठीक। अब और आपके सामने क्या दिया हुआ है, ठीक है, और आपके सामने एक दिया हुआ है कि Li+2, ठीक है, और साथ ही साथ Li+3 प्लस 1 इलेक्ट्रॉन शुरू में ही दिया है अकॉर्डिंग टू बोर एटॉमिक मॉडल, याद है? ये वाला भी आपके सामने क्या है? गिवन था। ये वाला भी आपके सामने क्या है? गिवन है। तो इसका वैल्यू आपको हो सकता है इसका वैल्यू ना दे, ठीक है, इसका वैल्यू क्या हम मान लेते हैं डेल H,
ठीक है, इसका बेटा क्या हो जाएगा, हम मान लेते हैं Z, ठीक है Z, और ये Z क्वेश्चन ये भी ना दिया हुआ, ठीक है, ये तो हम लोग यहाँ पे कैलकुलेट करके निकाले हैं ना अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, समझ में आ रहा है, यानी ये वाला भी आपको ना दे, Z भी क्या दे दे, क्वेश्चन मार्क, Z क्या दे दे, क्वेश्चन मार्क, इज दैट क्लियर। तब हम लोग इसके आधार पर अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर जाके हम यहाँ पे ये फाइंड आउट कर लेंगे, यानी कि Z आपका क्या हो जाएगा 13.9 इंटू 9, सॉरी 13.6 इंटू क्या हो जाएगा बेटा 9, ठीक, समझ में आया, इतना कुछ हो गया। और सारा क्या है बेटा, आयोनाइज हो रहे हैं, सारा क्या आयोनाइज हो रहा है। तो अकॉर्डिंग टू बॉर्न हैबर साइकिल प्रोसेस, सॉरी अकॉर्डिंग टू हेस लॉ, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या है बेटा, हम एक स्टेप में करें या फिर Li को डायरेक्ट हम कन्वर्ट करते हैं Li+3 में, या तो हम Li से Li+3 डायरेक्ट कन्वर्ट करते हैं, या फिर Li से Li+ में जाएं, Li+ से Li+2 में जाएं, या Li+2 से Li+3 में जाएं, जो भी एनर्जी का चेंजेस आएगा वो सब इक्वल होगा किसके, ऊपर वाले के, ठीक है, अकॉर्डिंग टू हेस लॉ कहता है, ठीक है। एक स्टेप में करो, सिंगल स्टेप में या फिर मल्टीपल स्टेप में आप जाओ, सारे क्या होंगे बेटा, इक्वल होंगे, इक्वल कहलाएंगे। तो यदि हम इसको जोड़ दें, एड अप कर दें, सम कर दें, तो फिर बेटा क्या आएगा, ये वाला कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, ये वाला जो है कैंसिल आउट हो जाएगा, ठीक है, आ रहा बात समझ में, यानी कि Li ये वाला आप देखेंगे, ठीक है, इसको हम लोग केवल कर रहे हैं, ठीक, किसको कर रहे हैं बेटा, ये ऐसे हम कर देते हैं थोड़ा सा, तो ये ऊपर वाला पार्ट हो जाएगा जिससे डायरेक्ट यहां से यहां कन्वर्ट हुआ है। अकॉर्डिंग टू हेस लॉ क्या बोला कि डायरेक्ट तुम यहां से यहां चले जाओ तो जो आपका एनर्जी लगेगा, ठीक है, जो भी एनर्जी लगेगा, जो एक्स लग रहा है वो सारे जो हम लोग मल्टीपल स्टेप में जा रहे हैं उसके बराबर लगेगा, इज दैट क्लियर। तो यहाँ पे यदि हम जाएंगे इस प्रकार से, तो अपने को ये यदि हम तीनों स्टेप को जोड़ रहे हैं, ठीक है, क्या कर रहे हैं, इसको भी जोड़ रहे हैं, इसको भी जोड़ रहे हैं, सबको जोड़ रहे हैं, तो ये कैंसिल आउट हो गया, और Li कन्वर्ट किस में हो रहा है, Li+3, और साथ ही साथ बेटा 3 इलेक्ट्रॉन में। देखो ये वाला जो है डायरेक्ट किस में आ गया, पहले वाले में आ गया, क्या इक्वल एकदम नजर आ रहा है क्या, ठीक है, समझ में आ रहा है, यानी कि जो हेस लॉ ने कहा था वो क्या हो गया बेटा, इक्वल हो गए। यानी कि यदि हम करें कि y, ठीक है, हम क्या लिख सकते हैं कि a, या फिर हम ये क्या हो गया, तीनों को यदि हम ऐड करें यानी कि डेल एच, इसके लिए हम क्या लिखेंगे बेटा, तीनों को ऐड कर रहे हैं तो डेल एच इज इक्वल टू, ठीक है, तीनों का सम अप किए तो डेल एच इज इक्वल टू क्या लिखे, y, ठीक है, y इज प्लस, और उसको हम क्या माने, जो क्वेश्चन मार्क है बेटा वो क्या है, a, यही क्या है अपना क्वेश्चन मार्क, प्लस साथ ही साथ क्या हो जाएगा आपका z, ठीक है, वो भी हम लोग कैलकुलेट किया अकॉर्डिंग टू एटॉमिक स्ट्रक्चर, ठीक। अब इसको हम लोग डेल एच को हम लोग क्या बोल सकते हैं, क्योंकि तीनों का सम तो सेम आ रहा है, ये वाला और ये वाला इज इक्वल टू क्या है, x, ठीक है, ये वाला इज इक्वल टू क्या है, तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, x इज इक्वल टू y प्लस a, तो क्वेश्चन मार्क था और प्लस क्या हो जाएगा z। अब यहाँ से हम लोग क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, a जो अपना क्वेश्चन मार्क था इज इक्वल टू क्या हो जाएगा बेटा, इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, केवल और केवल इस वाले पार्ट को हम लोग इधर लाएंगे, यानी कि x माइनस वाई प्लस जेड, ये आपका निकल करके आ जाएगा। यानी कि आपसे क्वेश्चन जो है वो किसी भी तरीके से कर सकता है, 2-3 चैप्टर मिला करके, एडवांस में यदि आप सोचेंगे, एडवांस के लिए सोच रहे हैं तो आपसे 2-3 चैप्टर को जो हो सकता है वो इंक्लूड कर ले, ठीक है। थोड़ा सा हम थर्मोकेमिस्ट्री का भी बात किए थे इससे पहले, आई बात समझ में, तब जाकर के मजेदार क्वेश्चन आपके सामने आ रहा है, ठीक। तो ये बहुत ही अच्छा एक क्वेश्चन हो गया एडवांस लाइक, ठीक है। अब इसी में एक और क्वेश्चन हम ले रहे हैं, एक और क्वेश्चन, ये भी एडवांस ही हम लिख रहे हैं, ठीक है, क्या, ड्रॉ बॉन्ड हाइबर साइकिल ऑफ, ठीक है, फॉर Fe3O4 सॉलिड, Fe3O4 सॉलिड, टॉपर्स चॉइस, ठीक है, टॉपर्स चॉइस इस टाइप के क्वेश्चन को कहते हैं, जो टॉपर्स बनाना चाहते हैं, एडवांस टाइप, ठीक है, कंप्लीट। तो देखिए इसमें, अब इसमें आपको Fe3O4 के बारे में जानना पड़ेगा, ये नॉर्मल नहीं है, नॉर्मल यदि रहता तो फिर कोई बात ही नहीं रहता, फिर एडवांस इसमें जाता ही नहीं, लिखते ही नहीं। तो इसमें क्या आपका आ रहा है ना कि Fe3O4 जो होता है, ठीक है, Fe3O4 जो होता है वो क्या होता है बेटा, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड, मिक्स्ड ऑक्साइड का मतलब ये 2 ऑक्साइड के मिलने से बना है, ठीक है। तो किससे किससे मिलने से बना है, FeO,
ठीक है, FeO और साथ ही साथ Fe, ठीक है, Fe2O3 के मिलने से ये Fe3O4 बनता है, मिक्स्ड ऑक्साइड है। और दोनों का प्रोपोर्शन का यदि हम बात करें तो 1:1 लिया जाता है, जिसमें यहाँ पे Fe जो होता है वो +2 में होता है और यहाँ पे Fe जो होता है बेटा वो +3 में होता है। आया बात समझ में? तो ये नॉलेज आपके पास होना चाहिए कि ये मिक्स्ड ऑक्साइड है और ये दोनों मिल करके ही इसको बनाते हैं। आई बात समझ में? तो आपका थोड़ा सा जो है वो लफड़ा यहाँ पे आएगा इसके रिस्पेक्ट में, जब हम यहाँ पे बॉन्ड हाइड्रोजन साइकिल इसका बनाएंगे तब। तो चालू करते हैं हम लोग का जो प्रोसेस था। ये अपना प्रोडक्ट है, यानी कि Fe, ठीक है, 3O4 सॉलिड, ये प्रोडक्ट है। कहां से बेटा आया होगा? ठीक है, कहां से आया होगा? तो 3 Fe यानी 3 Fe सॉलिड में, और साथ ही साथ हम लोग क्या लेंगे? 4 ऑक्सीजन। 4 ऑक्सीजन का मतलब 2O2, और ये किसमें बेटा? गैसियस में। इज दैट क्लियर? अब हम लोग नीचे तो नहीं कर सकते, उधर ही जाना पड़ेगा। ठीक है, क्लियर? तो देखिए अब क्या है, अब जैसे अब फिर से हम थोड़ा सा इधर लिख देते हैं 3Fe सॉलिड प्लस, ठीक है, 2O2 गैसियस, ये बेटा क्या बना आपका? Fe3O4, और ये रहा सॉलिड। समझ में आया? तो ये Fe को हम लोग क्या करेंगे? 3Fe देंगे सब्लिमेशन एनर्जी, जिससे ये बेटा किसमें कन्वर्ट हो जाएगा? 3Fe गैसियस में। इज दैट क्लियर? 3Fe गैसियस में, और 3Fe गैसियस के बाद हम लोग सबसे पहले क्या देंगे? IE1, इससे 3Fe जो है 3Fe प्लस गैसियस में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, 3Fe गैसियस फर्स्ट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग क्या देंगे? IE2, जिससे 3Fe+2 गैसियस में ये कन्वर्ट हो जाएगा। अब यहां से चक्कर है, क्योंकि ये इन दोनों का मिक्स्ड ऑक्साइड है, तो अब जो ये है, अब यहाँ पे जो हम लोग I3 देंगे, ठीक है, IE3 जो देंगे, 3IE3 जो देंगे, इसमें ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है। ठीक है, इसमें ये 2 पार्ट में कन्वर्ट हो जाता है, जिसमें जो पहला वाला पार्ट जो जाएगा आपका, एक क्या बनेगा बेटा? एक जो बनेगा, एक Fe जो रहेगा वो आपका किसमें हो जाएगा? +2 में। ठीक है, +2 गैसियस बनता है, और यहाँ पे 2 Fe जो है वो कन्वर्ट हो जाएगा आपका किसमें? +3 गैसियस में। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा बात? अब हम लोग बात करेंगे ऑक्सीजन का। तो ऑक्सीजन के लिए हम लोग क्या बोलेंगे? 2Be, 2 बॉन्ड एनर्जी हम लोग दे देंगे। ठीक है, 2 बॉन्ड एनर्जी हम लोग दे देंगे। उसके बाद ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा? 4 है ना, टोटल 4 एटम है, तो 4O गैसियस में। अब हम लोग क्या देंगे? ΔEgH1, जिसमें ये कन्वर्ट हो जाएगा 4O- गैसियस में। और फिर हम लोग क्या दे देंगे बेटा? 4O, ठीक है, सॉरी, ΔEgH2, ठीक है, जिससे ये कन्वर्ट हो जाएगा 4O-2 गैसियस में। आया बात समझ में? क्लियर है? और ये तीनों मिल करके, ठीक है, ये तीनों मिल करके जो है वो आपका कन्वर्ट किसमें हो जाएगा बेटा? इसमें। ठीक है, क्योंकि यहाँ तो ऑक्सीजन का -2 ही है, यहाँ भी ऑक्सीजन का -2 है, लेकिन एक Fe जो है वो क्या बनाएगा बेटा? FeO, और एक ये वाला Fe जो है वो Fe2O3 बनाएगा, और फिर दोनों कंबाइन करके जो है वो मिक्स्ड ऑक्साइड बनाते हैं। और यहां से क्या होगा? आपका लैटिस एनर्जी ऑफ Fe3O4 सॉलिड होगा। तो यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट जो है वो एक पॉइंट आता है, और एडवांस का क्वेश्चन है, बहुत ही मजेदार। ठीक है, तो आपको नॉलेज होगा तभी इसके बारे में हम लोग आगे कुछ बात कर पाएंगे। ठीक है, और फिर से आप इसका क्या लिख सकते हैं? फिर उसी प्रकार से आप इसका ΔHF लिख सकते हैं, तरीके से, जिस तरीके से हम आपको बताए हैं। ठीक है, अब जो है एक और हम लोग क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ा सा बेहतरीन, मजेदार। ठीक है, आगे बढ़ते हैं।
ठीक है। अब जैसे एक बेहतरीन क्वेश्चन, उसको दो तरीके से बनाएंगे हम लोग, ठीक है, समझेंगे। जैसे कि आपका क्वेश्चन है बड़ा ही मस्त, ये भी एडवांस, ठीक है। स्टार्टिंग वाले जो क्वेश्चन थे वो नीट और मेंस कह सकते हैं, ठीक है, और जो अभी जो हम लोग दे रहे हैं वो एडवांस खास करके और मेंस के भीतर, ठीक है। तो ये एडवांस के लिए फिर से कैलकुलेट प्रोटॉन एफिनिटी, लैंग्वेज को भी सीखना है। कैलकुलेट प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ NH3, ठीक है, बाय यूजिंग बॉन्ड हैवर साइकिल, ठीक है, BHC बाय बॉन्ड हैवर साइकिल। बात समझ में आया? कैलकुलेट प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ क्या, NH3, कैलकुलेट ठीक। अब यहां पे हम और कुछ गिवन है आपका, गिवन और आपके लिए क्या दिया हुआ है, तो गिवन दे दिया है यहां पे बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N। ध्यान से समझना है इसको। अभी तो आपको ये जो वर्ड आया है, कई लोगों को यही समझ नहीं आता प्रोटॉन एफिनिटी क्या है, ठीक है, प्रोटॉन एफिनिटी क्या है समझना है। तो जैसे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी वैसे प्रोटॉन एफिनिटी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में क्या था, इलेक्ट्रॉन आ रहे थे, उसी प्रकार से प्रोटॉन एफिनिटी में क्या हो जाएगा, प्रोटॉन आएगा। अब क्या है वो भाई कैसे होता है वो भी देखेंगे। तो गिवन में और क्या दिया हुआ है, सपोज दैट आपका बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N जो है वो आपका दे दिया है A, ठीक है, A, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ आपका, ये भी गिवन है, क्वेश्चन ही, ये सारा क्वेश्चन में इंक्लूड कर रहे हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH जो है वो दे दिया है बेटा B, ठीक है। बॉन्ड एनर्जी ऑफ Cl जो है वो बेटा दे दिया आपका B, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ NH जो है वो क्या दे देगा आपका ABC, और ये बेटा D, ठीक है। साथ ही साथ आपका यहाँ पे दिया हुआ है आपका, मान लेते हैं हम गिवन, और आपका क्या रहेगा, गिवन में आपका क्वेश्चन में और आपका रहेगा डेल HF हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH4Cl दिया रहेगा, ठीक है। डेल EgH, ठीक है, ऑफ क्लोरीन ये दिया रहेगा, ठीक है। उसके बाद आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन ये दिया रहेगा, और साथ ही साथ लैटिस एनर्जी ऑफ NH4Cl दिया हुआ रहेगा। इज दैट क्लियर? इतना क्वेश्चन दिए, इतना चीज जो है वो क्वेश्चन में आपका मेंशन रहेगा। हम यहाँ पे ABCD करके दे रहे हैं, और इसका हम कोई वैल्यू नहीं दे रहे हैं, केवल हम ये इसका जो सिंबल है वो हम लिख रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर्मूला में हम लोग डेल HF इज इक्वल टू AC प्लस I प्लस B प्लस इस तरीके से हम लोग लिखे थे, उसी प्रकार से हम इसको केवल लिख रहे हैं। लेकिन ये सारा जो डेटा है वो आपके क्वेश्चन में रहेंगे, ठीक है। और आपका पूछा क्या है, कैलकुलेट प्रोटॉन एफिनिटी। प्रोटॉन एफिनिटी किसको कहते हैं, अब यहाँ पे हम लोग आएंगे, ठीक है, आंसर पे कैसे हम लोग इसको कैलकुलेट करेंगे। तो प्रोटॉन कैसा होता है, H प्लस, हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन और एक प्रोटॉन होता है, उससे जब एक इलेक्ट्रॉन निकल जाएगा तो जो H प्लस बचेगा वही बेटा क्या हो जाता है, प्रोटॉन। उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन। एटॉमिक स्ट्रक्चर में पढ़े हैं, बोलिएगा बार सर एटॉमिक स्ट्रक्चर को इंटरलिंक कर रहे हैं। हाँ भाई, सारा हम क्या बोलेंगे, केमिस्ट्री हम लोग फिजिकल इनऑर्गेनिक करके थोड़ा सा कम पढ़ेंगे, और तीनों सब्जेक्ट को मिक्सअप करके जो है थोड़ा ज्यादा पढ़ेंगे, तब आपको जो सब्जेक्ट का जो है वो आपको अच्छा सा नॉलेज होगा, और बेहतरीन तरीके से आप क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, मजेदार। तो ये जैसे कैलकुलेट प्रोटॉन एफिनिटी ऑफ NH3, तो यदि NH3 में इसके पास क्या होता है, लोन पेयर, यदि इसको क्या मिला, प्रोटॉन H प्लस बेटा, ये क्या होगा, प्रोटॉन, ठीक है। ये लोन पेयर इसकी क्या करे, H प्लस को अपनी तरफ खींच ले, ठीक है। कोऑर्डिनेट बॉन्ड याद है, थोड़ा सा बेसिक केमिस्ट्री में हम आपको नॉलेज दिए थे, खींच ले, और इससे आपका क्या बन जाए, NH4 प्लस, यानी NH3 तो न्यूट्रल था, एक हाइड्रोजन आ गया तो क्या बन गया, NH4 प्लस, सिंपल, ठीक है। अब इस प्रोटॉन का आना, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोटॉन एफिनिटी, ठीक है। यही बेटा आपका क्या कहलाएगा, प्रोटॉन NH4
प्लस यही क्या कहलाएगा, प्रोटॉन एफिनिटी। ठीक है, और यहाँ का जो डेल एच होगा, ठीक है, वही आपका फाइंड करना है। इसी का आप क्या करना है बेटा, डेल एच फाइंड करना है। क्लियर है। अब NH4 प्लस बनने के बाद Cl माइनस यदि कहीं से आ जाए तो वो क्या बन जाएगा, NH4Cl। समझ रहे हैं आप बातों को, यानी कि ये सारा कुछ दिया हुआ है ना, ये भी दिया हुआ है। डेल एच एफ ऑफ क्या आपका NH4Cl, यानी कि फॉर्मेशन किसका हो रहा है फाइनली, NH4Cl का, NH4Cl का। ठीक है, NH4Cl का। तो देखेंगे, ठीक है, तो यानी कि अपने पास बन क्या रहा है बेटा, NH4Cl, वो भी क्या सॉलिड, वो भी क्या रहेगा सॉलिड। ठीक है, और यही आपका क्या कहलाएगा, डेल एच एफ। और यदि आयनिक कंपाउंड फॉर्म हो रहा है NH4 प्लस और Cl माइनस आ जाएगा तो क्या बन जाएगा बेटा, NH4 प्लस प्लस Cl माइनस क्या बन जाएगा, NH4। ठीक है, और Cl माइनस, और ये क्या हो गया बेटा, आयनिक कंपाउंड। और आयनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तो डेल एच एफ जो होगा वो क्या होगा बेटा, हमेशा निगेटिव ही इसको होना पड़ेगा। ठीक है, अब ये कैसे बनेगा, तो ये बनेगा हाफ। ठीक है, हाफ N2। ठीक है, चूंकि नाइट्रोजन N2 में पाया जाता है तो हाफ N2 करेंगे तभी एक नाइट्रोजन होगा। हाइड्रोजन 4 तो हम क्या लिखेंगे, 2H2, क्योंकि 2 हाइड्रोजन H2 में पाया जाता है इसलिए हाफ, मतलब सॉरी 2H2, इसलिए टोटल कितना हो जाएंगे, 4 हाइड्रोजन और प्लस 1/2 Cl2। अच्छा, ये तो गैस में है। ठीक है, ये भी गैस में है और ये भी किस में है बेटा, गैस में। इस बार सब गैस में है, सब्लिमेशन एनर्जी नहीं लगाना पड़ेगा। ठीक, क्लियर हुआ। अब यहां से अपने को क्या देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी। तो बॉन्ड एनर्जी बाय 2, क्योंकि हाफ है, ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा, N, हाँ N, और ये गैसियस में। ठीक है, और उसके बाद हम लोग क्या देंगे, उसके बाद हम लोग क्या देंगे, अच्छा N तो गैसियस में बन गया ना। ठीक है, उसके बाद हम लोग यहाँ पे आ जाएंगे, ये समझ में आया, NH3 से ये बना। तो सबसे पहले आपको क्या बनाना पड़ेगा, NH3, और NH3 से फिर प्रोटॉन बना के आपको क्या बनाना पड़ेगा, NH4, और फिर Cl कहीं से आएगा तो क्या बन जाएगा, NH4Cl। इज दैट क्लियर। तो ये हो गया आपका गैसियस में। अब इसका भी अपने को क्या देना पड़ेगा, बॉन्ड एनर्जी बाय 2, बॉन्ड एनर्जी बाय 2। तो ये क्या हो जाएगा बेटा, ठीक है, ये क्या हो जाएगा 4H, और ये किस में होगा, गैसियस में, 4H गैसियस में। अब इससे जो है वो, इसको हम दो पार्ट में लिख दे रहे हैं, 3H गैस और ये H गैस, ऐसे। तो ये 3H गैस और ये वाला जो नाइट्रोजन है वो दोनों आपस में मिलके, चूंकि कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो आपस में 3 हाइड्रोजन और एक नाइट्रोजन मिल करके बेटा किस चीज का फॉर्मेशन कर देंगे, ये फॉर्मेशन कर देंगे NH3 का। और ये NH3 किस में रहेगा बेटा, गैसियस में। क्लियर है। अब इस NH3 गैस के साथ, ये तो अभी गैसियस में है, तो इसको अपने को क्या देना पड़ेगा बेटा, IE, आयोनाइजेशन एनर्जी, इलेक्ट्रॉन को बाहर करवाना है। तो IE देंगे तो ये किस में कन्वर्ट होगा, H+ में, और वो भी किस में, गैसियस में। समझ में आया। एंड दैट इज कॉल्ड, यही वाला जो है आपका क्या हो जाएगा, आपका क्या, इलेक्ट्रोटोन एफिनिटी। ये आपका क्या हो जाएगा, प्रोटोन एफिनिटी, दैट एनर्जी डेल H। तो यहाँ पे मिलने के बाद जो आपका बन रहा है NH4+, ठीक है, तो यहाँ पे जो होगा यही वाला आपका जो डेल H होगा वही क्या कहलाएगा बेटा, आपका प्रोटोन एफिनिटी। तो यहां से तो आपको क्या मिल गया, ये वाला डेल H जो होगा यही हम लोग फाइंड आउट कर रहे थे। तो ये वाला जो होगा, ठीक है। अच्छा, ये तो हम लोग लिख रहे हैं, लेकिन इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी, क्वेश्चन में तो बॉन्ड एनर्जी बेटा दिया है ना, तो इसको हम लोग बॉन्ड एनर्जी के टर्म में लिखते हैं। तो N/N2 को यदि हम लोग लिख रहे हैं तो B न लिख करके इस बार हम लोग A/2 लिखेंगे, NH, ठीक है। H और H यदि टूट रहा है, ठीक है, ये किसका हम लोग माने हैं, NH, सॉरी ये H और H है, NH तो नीचे है, H और H टूट रहा है तो B, यानी ये क्या हो जाएगा बेटा, B/2 अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, ठीक है। और आयोनाइजेशन एनर्जी भी दिया है, तो आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H, ठीक है, आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ H जो यहाँ पे दिया हुआ है, ठीक। और ये दोनों, ठीक है, मिलकर के क्या बन गया, NH3। यहाँ पे तो कोई दिक्कत नहीं है, हाँ।
अब ये NH3 जो बन रहे हैं उससे क्या होगा बेटा, एनर्जी रिलीज यानी कि ये वाला N और H का बॉन्ड जो होगा वो यदि तोड़ते हैं तो क्या लगता है D, लेकिन अब तो ये जुट रहा है तो यहाँ पे जो होगा वो हम लोग क्या लिखेंगे -3D। क्यों -3D? क्योंकि एनर्जी देते हैं तो बॉन्ड तोड़ रहे हैं तो क्या लिखते हैं -D, क्योंकि 3 है ना, 3 हाइड्रोजन है इसलिए क्या लिखे -3D। -3D क्यों? क्योंकि यहाँ पे बॉन्ड बन रहा है, क्या हो रहा है, फॉर्मेशन, तो एनर्जी क्या होगा, रिलीज, इसलिए क्या लिख दिया बेटा -3D। और यहीं से आपका क्या निकल जाएगा, कैलकुलेट। अब ये दोनों जो मिलेंगे तो डेल H जो हो जाएगा वही आपके लिए क्या हो जाएगा, कैलकुलेट प्रोटॉन एफिनिटी। इज दैट क्लियर? समझ में आ रहा है? अब यदि हम यहां से और आगे बढ़े, ठीक है, यहां से और आगे बढ़े तो NH4 और ये किस में आ गया बेटा, गैसियस में, और यहाँ Cl थोड़ा ऐसे करके लिख देते हैं। तो Cl का हम लोग क्या करेंगे, सबसे पहले बॉन्ड एनर्जी, और Cl का बॉन्ड एनर्जी कितना दिएगा, C, ये हो जाएगा C/2, जिससे ये क्या बन जाएगा, Cl गैसियस, ठीक है। और उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, डेल EGH का भी वैल्यू आपको रहेगा क्लोरीन का, और ये किसका बेटा, क्लोरीन का दिया है क्वेश्चन में, तो ये किस में कन्वर्ट हो जाएगा, Cl माइनस, और किसमें, गैसियस में। और ये दोनों मर्ज करके क्या बना देंगे, आपका क्या बना देंगे, ये, और यहां से जो निकलेगा वो बेटा क्या हो जाएगा आपका, ठीक है, लैटिस एनर्जी ऑफ NH4Cl, ठीक है। थोड़ा ज्यादा किनारे ना हो जाए इसलिए हम थोड़ा इधर लिखते हैं, लैटिस एनर्जी ऑफ NH4Cl सॉलिड। तो चूंकि ये बॉन्ड हैबर साइकिल से ही क्वेश्चन निकालना था, देखिए लिखा था बाय यूजिंग बॉन्ड हैबर साइकिल, इसीलिए हम इसको इस तरीके से निकाले हैं। इज दैट क्लियर? आर यू गेटिंग माय आइडिया? देख लीजिए कितना ज्यादा ये थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है लेकिन मजेदार है। आई थिंक आपको समझ में आया होगा, ये सारा कुछ गिवन है तो सारे डेटा को लिखना है और फिर यहाँ पे आपको परफॉर्म करवाना है, ठीक। अब दूसरा मेथड आपके लिए क्या दे सकता है, दूसरा, ठीक है, दूसरा में आपके लिए क्या नहीं, दूसरा में आपके लिए क्या गिवन रहेगा, ठीक है, केस टू यदि आप इसको बना लिए हैं तो हम इसको मिटाते हैं और केस 2 की तरफ आगे बढ़ते हैं, ठीक है। ठीक, अब केस 2 भी हो सकता है, यानी कि इसको दूसरे तरीके से भी क्वेश्चन पूछ सकता है, ठीक है, केस 2 बना करके। तो केस 2 में, ठीक है, केस 2 में क्या क्या आपको नहीं देगा, तो इसमें दिया रहेगा, गिवन में एक और चीज दिया हुआ रहेगा। सबसे पहले आपको क्या नहीं दिया हुआ रहेगा, तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ N ट्रिपल बॉन्ड N, ये नहीं दिया रहेगा केस 2 में, ठीक है। साथ ही साथ और क्या नहीं दिया रहेगा, NH, N और H का ये भी नहीं दिया हुआ रहेगा, लेकिन इसके बदले और एक पॉइंट गिवन क्या रहेगा, तो दिया हुआ रहेगा डेल HF, हीट ऑफ फॉर्मेशन रहेगा बेटा आपका NH3 का, NH3 का हीट ऑफ फॉर्मेशन आपका दिया, यानी कि NH3 पहले से बन के मौजूद है, अब आपको बनाने की जरूरत नहीं, यानी कि, ठीक है, यानी कि एक तरह से हम कर सकते हैं, बन क्या रहा है आपका, ठीक है, बन क्या रहा है यहाँ पे NH4, ठीक है, NH4Cl, और ये आपका क्या रहेगा, सॉलिड में NH3 बन के तैयारी करने का मतलब कि जो हम लोग N और 3 हाइड्रोजन जो जोड़े थे वो इस बार करने की जरूरत नहीं है, यानी कि इस बार हम लोग क्या लिखेंगे, इसको लिखेंगे ½ N2, ठीक है, गैसियस में जो पहले लिखे थे, साथ ही साथ लिखेंगे 3/2H2 गैसियस, क्यों, क्योंकि यहां से क्या बन जाएगा NH3 डायरेक्ट, ठीक है, NH3, और साथ ही साथ क्या हो जाएगा ये 1/2H2, ठीक है, गैसियस में, और साथ ही साथ आपका क्या हो जाएगा प्लस 1/2Cl2 गैसियस में, और ये थोड़ा नीचे आ गया, ठीक है, यहाँ हो जाएगा डेल HF, और ये हो जाएगा NH4Cl किसमें, सॉलिड में, ठीक है। तो इस बार अपने को ऐसा क्यों लिखना पड़ेगा, क्योंकि ये वाला पार्ट जो है मिल करके वो डायरेक्ट आपका क्या बना देगा, NH3, और यहीं पे आपका इस्तेमाल होगा डेल HF ऑफ NH3। इज दैट क्लियर? समझ में आया? और ये H2 यानी NH3 के बाद क्या जरूरत है, एक हाइड्रोजन का, तो H2 क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन, ये वाला, ठीक है। तो अभी तो ये हाइड्रोजन है, इसमें हम लोग क्या दे देंगे बेटा,
ये इसको लगाएंगे बॉन्ड एनर्जी बाय 2, जिससे ये बन जाएगा H, ठीक है, H गैस में, और उसके बाद हम लोग क्या दे देंगे यहाँ पे आयोनाइजेशन एनर्जी ऑफ हाइड्रोजन, तो H प्लस किसमें हो जाएगा गैसियस में, और ये वाला दोनों मिल करके फिर से क्या बना देगा NH4 प्लस गैसियस में। आई बात समझ में। और ये तो Cl2 पहले से है, तो इसमें हम लोग क्या लगा देंगे बॉन्ड एनर्जी बाय 2, जिससे ये बन जाएगा क्या Cl गैस, और फिर हम लोग डेल EgH, ठीक है, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी Cl माइनस, ये गैस बन जाएगा, और ये दोनों मिलने के बाद क्या बन जाएंगे ये, और ये क्या होगा आपका लैटिस एनर्जी ऑफ NH4 Cl सॉलिड। आया बात समझ में। तो ये केस दूसरा हम लोग इस तरीके से हम लोग बना सकते हैं। आई थिंक आपको समझ में आ रहा है पूरा ये किस तरीके से हो रहा है। तो ये रहा पूरा बॉन्ड हैबर साइकिल और डिटर्मिनेशन ऑफ लैटिस एनर्जी। अब इसका हम लोग थोड़ा एप्लीकेशन लिख लेते हैं, 5 मिनट और है आज का क्लास, ठीक है। एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड हैबर साइकिल। ठीक है, क्या है एप्लीकेशन ऑफ बॉन्ड हैबर साइकिल। ठीक है, तो सबसे पहला एप्लीकेशन है इसका इस्तेमाल डिटर्मिनेशन ऑफ एनी एनर्जी टर्म। ठीक है, डिटर्मिनेशन, ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी, यानी कोई भी एनर्जी टर्म हम लोग निकाल सकते हैं एलएचएफ का इस्तेमाल करके। ठीक है, डिटर्मिनेशन ऑफ एनी एनर्जी टर्म। ठीक है, इफ अदर आर गिवन, इफ अदर आर गिवन। दूसरा, प्रिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड, प्रिडिक्शन, ठीक है, प्रिडिक्शन ऑफ, यानी कि आयोनिक कंपाउंड बन सकता है कि नहीं उसका प्रिडिक्शन, प्रिडिक्शन ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ आयोनिक कंपाउंड। ये कैसे हो सकता है भाई, तो फॉर फॉर्मेशन ऑफ आयोनिक कंपाउंड, फॉर आयोनिक, ठीक है, फॉर आयोनिक कंपाउंड क्या जरूरी है भाई, तो इफ डेल एच एफ निगेटिव हो जाए, लेस देन 0 हो जाए। ठीक है, हम क्या बोले थे आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन के लिए डेल एच एफ का निगेटिव होना जरूरी है। यदि डेल एच एफ निगेटिव हो जाए तो आयोनिक कंपाउंड विल एग्जिस्ट। ठीक है, वो एग्जिस्ट करेगा। और इफ डेल एच एफ इज ग्रेटर देन 0, ठीक है, ग्रेटर देन 0, 0 से ज्यादा यदि पॉजिटिव हो जाए, आयोनिक कंपाउंड विल नॉट एग्जिस्ट, तब वो एग्जिस्ट नहीं कर सकता है। ये चीज ध्यान में आया। डेल एच एफ जो बोल रहे थे हमेशा निगेटिव होगा, तो हमेशा निगेटिव कब होगा, निगेटिव पॉजिटिव दोनों हो सकता है, लेकिन यदि आयोनिक कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है तब उसको निगेटिव होना पड़ेगा। ठीक है, तो प्रिडिक्शन कर सकते हैं आयोनिक कंपाउंड बनेगा या नहीं। तीसरा, थर्मल स्टेबिलिटी, थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयोनिक कंपाउंड, यानी कि वो थर्मली स्टेबल है कि नहीं, कंपाउंड स्टेबल है कि नहीं। तो वो चीज हम लोग कैसे पता करेंगे, वो बेटा पता करेंगे हम लोग लैटिस एनर्जी से। ठीक है, क्योंकि जितना ज्यादा लैटिस एनर्जी उससे बाहर निकलेगा उतना ही ज्यादा वो थर्मल क्या होगा, स्टेबल। क्योंकि फाइनली जो एनर्जी बाहर निकलता है वो कौन सा ही एनर्जी बाहर निकलता है, लैटिस एनर्जी। वही उस कंपाउंड को जो है, उस क्रिस्टल को जो है वो स्टेबिलिटी प्रदान करता है। तो मोर नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच, थर्मल स्टेबिलिटी की बात कर रहे हैं ना, हाँ, तो उसमें दो चीज हम लोग देखेंगे। पहला तो डेल एच एफ वाला दो चीज प्रिडिक्ट कर सकता है, एक तो आपका क्या हो गया लैटिस एनर्जी वाला पॉइंट जो अभी हम बोले, और एक हो सकता है आपका डेल एच एफ वाला भी। तो इसके लिए क्या, फाइनली यदि डेल एच एफ नेगेटिव हो रहा है तो स्टेबल ही कहेंगे ना, स्टेबिलिटी। तो क्या लिखेंगे, पहला मोर इज नेगेटिव वैल्यू ऑफ डेल एच एफ, ठीक है, मोर विल बी द स्टेबिलिटी, more will be the stability of ionic compound। ठीक इसी प्रकार से ionic compound फॉर्म करेगा और वह स्टेबल बनेगा। ठीक है, जितना निगेटिव वैल्यू होगा जितना ज्यादा। दूसरा, मोर इज नेगेटिव
ठीक है, वैल्यू ऑफ लैटिस एनर्जी, ठीक है, लैटिस एनर्जी। और लैटिस एनर्जी का नेगेटिव हम मोर में तब देखेंगे जब ये पॉइंट नंबर ए एग्जिस्ट कर रहा है, या फिर हम कह सकते हैं जब ये वाला यानी आयनिक कंपाउंड बनेगा तभी ये वाला हम पॉइंट को देखेंगे। ठीक है, ये भी बात ध्यान में रखेंगे। मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी, मोर विल बी द थर्मल स्टेबिलिटी। इज दैट क्लियर? यानी कि ऐसा नहीं कि केवल हम इसको देखने लगे तब गड़बड़ होगा। यदि आयनिक कंपाउंड बन रहा है तब हम उसको देख करके बता सकते हैं, लेकिन आयनिक कंपाउंड हम मान लेते हैं यही वाला वैल्यू जो है वो पॉजिटिव में है, ये वाला ओवरऑल वैल्यू पॉजिटिव में है, लेकिन केवल ये निगेटिव में है, तब फिर गड़बड़ हो जाएगा, क्योंकि फॉर्मेशन ही नहीं हो पा रहा है। क्यों? क्योंकि डेलएचएफ का वैल्यू क्या आ जाएगा? पॉजिटिव में, और पॉजिटिव का डेलएचएफ यदि पॉजिटिव में आ रहा है तो हो ही नहीं सकता कि वो आयनिक कंपाउंड बने। अब इसमें आपके कॉन्सेप्ट को और क्लियर करने के लिए, जैसे कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड कैन बी प्रिडिक्टेड बाय, ठीक है, क्वेश्चन बोल रहे हैं यहाँ पे कि फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड, ठीक है, कैन बी प्रिडिक्टेड बाय, ठीक है, ऑप्शन ए डेलएचएफ, ऑप्शन बी, ठीक है, लैटिस एनर्जी, सी बोथ एंड डी नन ऑफ दिस। तो आयनिक कंपाउंड का प्रेडिक्शन, फॉर्मेशन ऑफ आयनिक कंपाउंड केवल और केवल किससे हो सकता है? डेलएचएफ से, ठीक है, केवल और केवल डेलएचएफ से। डेलएचएफ क्या होना चाहिए? हमेशा निगेटिव, वही प्रिडिक्ट कर सकता है आयनिक कंपाउंड बन रहा है या नहीं, और कोई नहीं, एली नहीं और कोई नहीं, क्योंकि यदि एली निगेटिव है लेकिन डेलएचएफ जो है फाइनली जो है सारे प्रोसेस को ऐड करने के बाद, सारे पार्ट को ऐड करने के बाद आपका सब्लिमेशन एनर्जी हो, बॉन्ड आयनाइजेशन एनर्जी हो, बॉन्ड एनर्जी हो, सारे को एडअप करने के बाद डेलएचएफ जो है वो निगेटिव पॉजिटिव आ जाए तब तो सारा काम तमाम हो जाएगा। तो प्रोडिक्शन किससे होगा? केवल और केवल डेलएचएफ से। और यदि हम दूसरी बात कहें कि थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ आयनिक कंपाउंड कैन बी प्रिडिक्टेड बाय, ठीक है, कैन बी प्रिडिक्टेड बाय ए डेलएचएफ, बी लैटिस एनर्जी, सी बोथ, डी नन। तो किससे होगा आंसर? क्या? बोथ एंड बी है। किससे होगा? सी बोथ एंड बी। अभी तुरंत यहां पे देखें, थर्मल स्टेबिलिटी इससे भी हो सकता है और इससे भी हो सकता है, लेकिन ये केवल किससे होगा? केवल और केवल डेलएचएफ से। आई होप आज का क्लास आपको बड़ा इंटरेस्टिंग लगा होगा। फैक्टर्स इफेक्टिंग जो है लैटिस एनर्जी वो हम लोग अगले क्लास में देखेंगे। चलिए फिर से मिलते हैं अगले क्लास में। टिल देन गुड बाय।